तरीके से स्टडी नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप टॉपिक को पिक कर सकते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें टॉपिक बहुत अच्छे से आता होता है, बट दे आर अनएबल टू सॉल्व द एमसीक्यूज, इवन दो उन्होंने चाहे यू वर्ल्ड भी क्यों ना किया हो या कुछ भी, अगर वो सही तरीके से नहीं किया तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको एमसीक्यूज आते हो, क्योंकि आपका एमसीक्यूज एग्जाम है। तो वो एनआर क्लूज, आपके एग्जाम ट्रैप्स और वो क्लिनिकल एमसीक्यूज, इस जो सिस्टम है 5-6 दिनों बाद आपको एक टेक्स्ट बुक भी मिलेगी। जिस तरह हमने हीमाटोलॉजी की दी है, हमने मस्कुलोस्केलेटन की दी है, एनाटॉमी की दी है, इसी तरीके से हम एंडोक्राइन की भी देंगे, जिसके अंदर 170 प्लस एमसीक्यूज होंगे जो आप खुद हल करेंगे। ठीक है, ताकि आपको इन द एग्जाम किसी किस्म का कोई मसला ना हो। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है विच इज थायराइड हार्मोन। आपने मैक्सिमम ऑफ जो जगह है वहाँ पे आपने थायराइड हार्मोन को डिस्कस किया होगा, बट इंशाल्लाह हम जो मजीद डिटेल है उसको हम उसमें जो है वो थायराइड हार्मोन को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बच्चों, आपके जो थायराइड ग्लैंड है इसके अंदर आपके दो मेजर हार्मोन जो है वो आपके बन रहे होते हैं। एक आपका T3 बन रहा होता है जिसे हम ट्राई आइडो थायरोनिन कहते हैं, और एक आपका T4 बन रहा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, थायरोक्सिन कहते हैं। अब ट्राई आइडोथैरोनिन को T3 क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो आयोडीन है, इसके अंदर जो आयोडीन है वो कितने होते हैं? 3 आयोडीन होते हैं। 3 आयोडीन के एटम होते हैं। अगर कभी आपने इसको कंप्लीटली पढ़ा है तो बच्चे इसको इसलिए हम ट्राई आयोडीन कहते हैं, बिकॉज इसके अंदर कितने होते हैं? 3 आयोडीन के जो एटम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और टी थायरक्सिन को हम T4 क्यों कहते हैं? वही जो कंडीशन है आपने यहाँ पे भी लगानी है कि हम इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर कितने होते हैं? 4 आयोडीन के जो वो आइटम जो हार्मोन है वो होते हैं। ठीक है, तो इनकी जो हार्मोन का स्ट्रक्चर है वो T3 का 3 आयोडीन और T4 का 4 आयोडीन के साथ कनेक्ट होता है। आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन दैट कंट्रोल द बॉडी मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिक रेट का बच्चों मतलब क्या होता है कि थायराइड हार्मोन, यानी कि अगर हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट होता है, स्पेसिफिकली आज ईएनटी के अंदर हमारे पास मेरी वर्कशॉप थी जो हमारी गैस्ट्रो की क्लोनोस्कोपी की हो रही है, उसके अंदर मैंने आज एक इंटरेस्टिंग सी चीज है, वो मैं वीडियो आप लोगों के साथ ग्रुप के अंदर शेयर करूंगा, विच इज अपेंडिकुलर ल्यूमन और अपेंडिसाइटिस और सीकम। ये 3 चीजें आज हमने डिस्कस की हैं क्लोनोस्कोपी के अंदर। मैं आपसे वो वीडियो शेयर करूंगा, क्योंकि जो जिन डॉक्टर्स का, जो बड़े डॉक्टर्स हैं, दे हैव अ मच एक्सपीरियंस ऑफ 30 प्लस, जिन्होंने 30 साल पहले, आज से 25 ईयर्स पहले प्लैब किया था, वो लोग वहां से यहाँ पे हैं, क्योंकि हमारा डे 1 वर्कशॉप था, डे 2 था। तो आज की क्लोनोस्कोपी के अंदर आज हमने वो चीजों को डिस्कस किया जिसके अंदर हमने वो चीजें पढ़ी, वो वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो बच्चों, मेटाबॉलिक रेट जो होता है, मेटाबॉलिक रेट का मतलब होता है कि बॉडी की एनर्जी, यानी कि एक पेशेंट आज हमारे पास एक प्रेजेंट किया विच इज हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म, अच्छा, वो दिखने में बिल्कुल ठीक लग रहा था, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लू उसके अंदर हमें मिला वो था वेट लॉस का। वेट लॉस का वो बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल उसको कोई मसला नहीं था, नॉर्मल लुकिंग अपीयरेंस थी, बिल्कुल ठीक था। एक तो उसकी वेट लॉस, और दूसरा हम हाइपरथायराइडिज्म का हम अपने उसके जो हाथ पाम्स हैं उसके ऊपर पेज रखते हैं, व्हाइट पेज, और वो किस तरह शेक करना स्टार्ट कर देता है अपने हैंड्स को। ठीक है ना, उसके अंदर जो है वो जो पेपर है उसका क्या करना स्टार्ट कर देता है? वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। उसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन वो जो उसके अंदर मेजर क्लू हमें आखिर में मिला वो क्या था? हमारा वेट लॉस का था, जो वो पेशेंट हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म का है। तो थायराइड हार्मोन इसलिए वो हमारे मेटाबॉलिक रेट से प्रेजेंट करता है कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी जो थायराइड हार्मोन है वो आपके हीट की प्रोडक्शन को, ऑक्सीजन की कंजप्शन को, हार्ट रेट को, ग्लूकोज को, फैट की ब्रेकडाउन को, जो ग्रोथ है या डेवलपमेंट, इन सारी चीजों को जो है वो अगर कंट्रोल कर रहा होता है वो आपकी थायराइड हार्मोन होता है, जो आपकी हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल कर रहा होता है। अब सबसे पहले वो कहता है सोर्स क्या है, यानी कि कहाँ से, किस जगह से आपके थायराइड हार्मोन आपको मिलते हैं, आपको प्रोवाइड होते हैं, वो कौन सी जगह है जहां से आपको थायराइड हार्मोन मिलते हैं। तो पहले पहले बात कर रहा होता है चीजा फॉलिकल्स ऑफ थायराइड। फॉलिकल्स ऑफ थायराइड कौन से होते हैं? मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था कि थायराइड ग्लैंड के जो दो सेल्स होते हैं, एक सी सेल्स और पैराफोलिकुलर सेल्स। तो वो कहता है फॉलिकल्स ऑफ थायराइड, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड्स के फॉलिकल्स होते हैं, विच इज द स्फेरिकल यूनिट, स्फेरिकल यूनिट, जिसके अंदर, इस फॉलिकल्स के अंदर क्या होते हैं? कोलाइड्स होते हैं, और कोलाइड्स के अंदर आपके थायरोग्लोबुलिन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ये इमेज को देखें, ये आपके होते हैं थोराइड के सेल्स। ठीक है, इन जो थोराइड एपिथी जो सेल्स होते हैं, इन सेल्स के अंदर कोलाइड्स होते हैं। ठीक है, और इन कोलाइड
के अंदर आपका स्टोर्ड होता है थायरोग्लोबुलिन, ठीक है ना। और जब भी जरूरत पड़ती है, यानी कि जब भी आपके जो थायराइड फॉलिकुलर सेल्स हैं वो क्या करते हैं, आपके ब्लड से जब भी आप खाना वगैरह खाते हैं तो सारी बात उसके अंदर साल्ट होता है, साल्ट को आयोडाइड स्टेट के अंदर आपके जो सा सेल्स जो सा वो एंटर करवाते हैं। जैसे ही वो एंटर करते हैं, हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, जब वो एंटर करवाते हैं तो वो आपको चेंज करवा देते हैं थायरोग्लोबुलिन के साथ रिएक्ट करवा के I2 के साथ, यानी कि आयोडीन के साथ, और उसको जो है वो फॉलिकुलर ल्यूमन के साथ जो है वो क्या कर देते हैं, आपके अटैच करवा देते हैं, ठीक है, जिससे आपके T3 T4 जो है वो आगे हम जो बन है वो आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वो कहता है 5 deodorinase convert T4 the major thyroid product to T3 in the peripheral tissues 5 3 या 4, यानी कि थायराइड ग्लैंड जो होता है वो आपकी ज्यादा क्या बना रही होती है, T4। ये ऑब्वियस सी बात है, T4 ने ही हमेशा T3 या रिवर्स T3 के अंदर कन्वर्ट होना होता है, इसी वजह से आपका जो T4 है वो आपका ज्यादा बनता है। लेकिन आपका मोस्टली देखें, अगर आपसे कोई ये पूछे कि मोस्ट जो अबंडेंट हार्मोन है वो आपका कौन सा होता है, तो आपने बताना है सर वो T4 होता है। बट अगर कोई आपसे ये पूछे कि मोस्ट एक्टिव फॉर्म जो होता है वो आपकी कौन सी होती है, तो आपने बताना है वो क्या होती है, आपकी T3 होती है। अबंडेंट फॉर्म T4 होती है और आपकी एक्टिव फॉर्म क्या होती है, आपकी T3 होती है। अब वो कहता है पेरिफेरल कन्वर्जन इज इनहिबिटेड बाय ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। पेरिफेरल कन्वर्जन का क्या मतलब होता है, जब आपकी T4 से, मैंने अभी आपको बताया T3 की या रिवर्स T3 के अंदर जो सा वो चेंज आ रही होती है, यानी कि उसके अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है एक्टिव फॉर्म के अंदर, यानी कि T4 आपकी नॉन एक्टिव फॉर्म है, और एक्टिव फॉर्म यानी कि देखिए T4 वैसे तो एक्टिव फॉर्म है, लेकिन बॉडी को T4 नहीं चाहिए, बॉडी को आपकी T3 चाहिए, ठीक है। तो T3 जो है वो आपकी एक्टिव फॉर्म है बॉडी के लिए। तो T3 और रिवर्स T3 आपकी बॉडी, रिवर्स T3 आपकी जब बिल्कुल ही बॉडी के अंदर कोई चीज ना हो तो तब जो है वो आपकी यूज में आ रहा होता है, ठीक है। वो भी हम एक बीमारी है उसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। बट राइट नाउ जस्ट आपने इतना याद रखना है कि आपकी जो पेरिफेरल कन्वर्जन होती है जिसके अंदर आपका T4 T3 के अंदर चेंज हो रहा होता है, उसको जो ड्रग्स इनहिबिट कर रहे होते हैं वो आपकी क्या होती है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, आपके स्टीरॉइड जैसे डेक्सामेथासोन हो गया। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स भी ब्लॉक कर रहे होते हैं, जैसे प्रोप्रानोल, ये आपने मेडिसिन याद रखनी है, इसके अंदर यूज आती है। इसके अलावा प्रोपाइल थायोरेसिन जो आपकी रिवर्स करती है T3 को, सॉरी, और प्रोपाइल थायोरेसिन। अब ये जो सी होती हैं, एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपने याद रखना है कि जब भी आपके हाइपरथायराइड या थायराइड स्टॉर्म के अंदर जब आपके T3 जो है एक्टिव T3 वो आपके कम करने होते हैं, यानी कि आपका जब हाइपरथायराइडिज्म होता है T3 बहुत ज्यादा होते हैं, आपने कम करने होते हैं, तो उसके अंदर दो मेडिसिन देते हैं, एक PTU देते हैं और आप एक देते हैं बीटा ब्लॉकर यानी प्रोप्रानोल, ठीक है। एक और इसके अंदर मेडिसिन आती है विच इज मेथिमाजोल, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि मेथिमाजोल आपके जो थायराइड हार्मोन है उसकी सिंथेसिस को क्या कर रहा होता है, ब्लॉक कर रहा होता है। अब इन जितनी भी ड्रग्स हैं, चाहे वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, बीटा ब्लॉकर्स है, प्रोपाइल है, मेथिमाजोल है, इन सारों का जो एक्शन है वो इन जगहों के ऊपर जो है वो आपके डिस्कस करना है कि कौन सी ड्रग है और किस जगह पे जो है वो आपके आके अफेक्ट कर रही है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जो ये ड्रग्स होती हैं वो आपकी पेरिफेरल कन्वर्जन को रोकती हैं, ठीक है। रिवर्स T3 is a metabolic inactive byproduct of the peripheral conversion of T4 and its production is increased by growth hormone and glucocorticoids। मैंने अभी आपको बताया कि T4 आपका दो चीजों में चेंज हो रहा होता है, एक T3 और एक रिवर्स T3। तो जब आपका ये कन्वर्ट होता है T3 रिवर्स T3 जो आपका इनएक्टिव हार्मोन होता है, तो रिवर्स T3 को जो उसका बॉडी के अंदर कोई मेटाबॉलिक इफेक्ट जो है वो आपका नहीं दे रहा होता, ठीक है ना, अनटिल अनलेस कोई बीमारी वगैरह ना हो, ठीक है। अब बॉडी के अंदर कोई बीमारी हो, स्ट्रेस के स्टेट में हो, या आपकी जो एक्टिव मेटाबॉलिज्म हो रिड्यूस हो, तब जाके तब कंडीशन में आपका रिवर्स T3 बढ़ेगा, अदरवाइज आपका जो रिवर्स T3 है वो मेटाबॉलिक इनएक्टिव होता है, उसके कोई हमारी बॉडी के अंदर भी जो जगह है वो आपकी नहीं होती, ठीक है। लेकिन अनटिल एंड अनलेस अगर आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या आपके ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होते हैं, उसकी वजह से उसकी जो रिवर्स T3 की प्रोडक्शन है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल पेशेंट आपके पास आया सीवियर इलनेस के साथ, स्ट्रेस, स्टेरॉइड यूज कर रहा है, एक्टिव थायराइड जो एक्शन है उसका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, यानी कि आपकी बॉडी हाइपोथायराइड की स्टेट के अंदर है, T3 उसको नहीं मिल रहा, तब जाके आपने अगर देखा तो उसके अंदर रिवर्स T3 ज्यादा है, यानी कि रिवर्स T3 की जो शिफ्ट है वो आपकी ज्यादा है। इट मींस आपने रिवर्स T3 से आइडिया लगा लेना कि इसके अंदर कोई ना कोई इलनेस चल रही है, बिकॉज T3 जो एक्टिव T3 है वो बॉडी के अंदर मौजूद नहीं है, जो बाय प्रोडक्ट है रिवर्स T3 वो आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा है। तो रिवर्स T3 से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पेशेंट के अंदर कोई ना कोई बीमारी चल रही है। Functions of thyroid peroxidase include oxidation, organification of iodine, and coupling of monoiodotyrosine (MIT) and DIT। बच्चों TPO जिसे हम थायराइड पेरोक्सीडेज जो हार्मोन है, ये आपकी जो हार्मोन जो एंजाइम है ये आपके हार्मोन की सिंथेसिस के लिए जो है इंपॉर्टेंट होता है, और इसके तीन काम होते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट: ऑक्सीडेशन, ऑर्गेनिफिकेशन एंड कपलिंग।
ये तीन काम आपने जो सा वो याद रखना है। हम जब इमेज को डिस्कस करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे। बच्चों पहले पहले आपने याद रखना है ऑक्सीडेशन क्या होती है। बच्चों ऑक्सीडेशन के अंदर जो आपका आयोडाइड है वो आपका ब्लड से जब थोराइड सेल के अंदर आता है, जब ब्लड से थोराइड सेल के अंदर आता है, ये वाला हिस्सा, ये वाला फर्स्ट, ठीक है। तो आपका जो टीपीओ है, थोराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम, वो आयोडाइड को एक्टिव आयोडाइन में जो सा वो आपका कन्वर्ट करवा देता है, यानी कि इस पार्ट से इस पार्ट तक, ये इस पार्ट तक, यानी कि आयोडाइड को आयोडीन में जो चेंज करवा रहा होता है, ये प्रोसेस, ये वाला, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं बच्चों? ऑक्सीडेशन। यानी कि थोराइड पर ऑक्सीडेज आपका हेल्प कर रहा होता है और आयोडाइड को आयोडीन के अंदर चेंज कर रहा होता है, ठीक है। इनएक्टिव आयोडाइड को थायरोग्लोबुलिन के साथ अटैच करके, अंदर थायरोग्लोबुलिन है, इसके साथ अटैच करके क्या बना देता है? आयोडीन बना देता है। फिर वो कहता है इसका दूसरा काम होता है ऑर्गेनिफिकेशन। आपने ये नहीं करना कि पहले पहले ऑक्सीडेशन है तो उसके बाद कपलिंग लगा दें, ऐसे नहीं है। स्टेप बाय स्टेप, पहले पहले ऑक्सीडेशन है, उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर ऑर्गेनिफिकेशन है। ऑर्गेनिफिकेशन में क्या है बच्चों? यहाँ देखिए कौन सा एंजाइम है आपका? थोराइड पेरोक्सीडेज। बच्चों ऑर्गेनिफिकेशन के अंदर जो आयोडीन है वो थायरोग्लोबुलिन के साथ, ये वाला स्टेप, ये दोनों मिलके दो चीजें बना रहे होते हैं। बन कैसे रही होती हैं? टायरोसिन प्लस वन आयोडीन क्या बनाती है? MIT, मोनो। टायरोसिन प्लस टू आयोडीन क्या बना रही होती है? DIT। तो MIT और DIT, ये दोनों चीजों को हम क्या कह रहे होते हैं? ऑर्गेनिफिकेशन। यानी कि टायरोसिन और आयोडीन का आपस में जो कॉम्बिनेशन है, जो आपका MIT और DIT बना रहा है, उसको आपने क्या कहना है? ऑर्गेनिफिकेशन। उसके बाद, मतलब ये वाला ऑर्गेनिफिकेशन, उसके बाद एक प्रोसेस आता है, उसे हम कहते हैं कपलिंग, कपल्स बनाना। क्या बनाना? कपल्स बनाना। यानी कि अब MIT और DIT जब बन गया तो MIT को आपने DIT के साथ जोड़ना है। MIT प्लस DIT, ये आपका क्या बनेगा बच्चों? MIT और DIT आपका क्या बनेगा? T3। और MIT, DIT और DIT, ये आपका क्या बना रहा होता है? T4। यानी कि T3 और T4 जो होता है वो आपका क्या होते हैं? आपकी जो फ्री फॉर्म है, जो आपकी जो MIT और DIT के बाद जो है वो कपलिंग से आपके बन रहे होते हैं। तो ये स्टेप आपने याद रखना है, ऑक्सीडेशन, ऑर्गेनिफिकेशन एंड कपलिंग। और आपने याद क्या रखना है? ये तीनों चीजें आपने कौन करवा रहा था? थोराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम। तीनों चीजें, यानी कि इस पूरे प्रोसेस से लेके और इस तक, ये इस प्रोसेस तक, ये पूरा प्रोसेस कौन करवा रहा होता है? थोराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम। और इसके अंदर क्या चीज यूज आ रही होती है? थायरोग्लोबुलिन। नेक्स्ट जाके हम 5-डीआयोडीनेज को पढ़ेंगे। ये बात आपने याद रखनी है, बच्चे भूल जाते हैं। कभी कभी वो कंफ्यूज हो जाते हैं 5-आयोडीनेट एंजाइम के साथ, कभी कभी कंफ्यूज होते हैं थायरोग्लोबुलिन के साथ। तो अपने याद रखना है बच्चों, ये सारी चीजें कौन करवा रहा होता है? ये। अब वो कहते हैं अगर फॉर एग्जाम्पल अब हमारी बॉडी के अंदर हाइपरथोराइड की स्टेट है और आपने जो सा वो चीजों को कम करना है, तो क्या होगा? उन चीजों को कम करने के लिए आपने क्या करवाना है बच्चों? आपने उन चीजों को कम करवाने के लिए इनहिबिट करवाना है। अब इनहिबिट कैसे होगा? बाय प्रोपाइल थोयोयूरासिल, ठीक है। इनहिबिटेड बाय दीज टू ड्रग्स, सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है अगर आपने ये पूरा प्रोसेस इनहिबिट करवाना है। और इन दोनों का काम होता क्या है? प्रोपाइल थायोयूरासिल यानी कि PTU प्लस मेथीमाजोल, इनका काम क्या होगा बच्चों? इन्होंने TPO को ब्लॉक करना है। क्या करना है बच्चों? ब्लॉक करना है। अब मुझे ये बताएं, मुझे आप ये बताएं, अगर TPO ब्लॉक हो जाए, इनहिबिट हो जाए, तो उसके ब्लॉक होने से आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन होगी बच्चों? ऑक्सीडेशन होगी? नहीं होगी। तो ऑक्सीडेशन डिक्रीज। जब ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो ऑर्गेनिफिकेशन होगी? ऑर्गेनिफिकेशन नहीं होगी। अगर ऑर्गेनिफिकेशन नहीं होगी तो क्या कपलिंग होगी? बच्चों कपलिंग भी नहीं होगी। क्या होगी? कपलिंग भी नहीं होगी। तो ये तीनों प्रोसेस जो है वो आपके कौन ब्लॉक कर रहा होता है बच्चों? आपके कौन ब्लॉक कर रहा होता है बच्चे?
ठीक है, तो आपने ये चीजें जो सब वो याद रखनी है कि आपका जो टीपीओ है वो आपका किस लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, आपकी इनके जो जो कपलिंग है और ये चीजें हैं इनको क्या करना है आपने, ब्लॉक करना है। ठीक है, नेक्स्ट वो कहता है कि डीआईटी, यहां तक आपको क्लियर हो गया, प्रोपाइलथायोरेसिल और मेथिमाजोल का आपको फंक्शन का पता चल गया। बच्चों यहां तक समझ आ गया आपको, कोई ऐसी बात जो समझ में ना आई हो? मारवा, मारूख, मीर आलम, बच्चों यहां तक समझ आ गया? नूर, हेलो, ओके। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं कि वो कहता है कि डीआईटी प्लस डीआईटी, मैं भी आपको पढ़ाया है कि आपकी जो दोनों चीजें हैं ये आपकी क्या बना रही होती है, T4, और डीआईटी और एमआईटी क्या बना रहे होते हैं आपके, T3। ठीक है ना, यानी कि दो डीआईटी के मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं और T4 बनाते हैं। ठीक है, और डीआईटी के पास कितने आयोडीन होते हैं, दो आयोडीन होते हैं। ठीक है, और एमआईटी जो सा होता है उसके अंदर आपके जो सा वो दो आयोडीन डीआईटी की साइड से और एमआईटी का वन आयोडीन, और क्या बना रहे होते हैं, T3। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम कहते हैं वुल्फ चायकोफ इफेक्ट। बच्चों हमारी बॉडी के अंदर ना अल्लाह ताला ने हर चीज का मैकेनिज्म रखा है। हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई बैक्टीरिया अगर एंटर हो तो मुझे बताएं उसका एक प्रोटेक्टिव जो रेगुलेशन मेथड है वो आपका क्या है। हमारी बॉडी के अंदर प्रोटेक्टिव रेगुलेशन कौन कौन चीज ऐसी है जो हमारे बैक्टीरिया से हमें जो है वो बचा रही होती है? तो बच्चों जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी क्या है, इम्यून सिस्टम आपका। हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई ऑर्गेनिज्म आता है, कोई भी बैक्टीरिया आता है, उसको सबसे पहले आपका न्यूट्रोफिल्स जो है वो आपके जाके अटैक कर रहे होते हैं, मैक्रोफेजेस जाके अटैक कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में हर चीज का मैकेनिज्म, एलर्जी का अलग है जिसमें एसिनोफिल बेसोफिल्स एक्टिवेट हो रहे होते हैं, आईजीजी जो हमारे जो एंटीबॉडीज होते हैं उनका एक अलग वर्कअप है। लॉन्ग मेमोरी के लिए आईजीएम आईजीजी होता है, शॉर्ट मेमोरी के लिए आईजीएम होता है, एक्टिव फॉर्म के अंदर आईजीएम होता है। यानी कि हमारा पूरा हमारी जो बॉडी है उसको एक कंप्लीट प्रोटेक्टिव जो ऑटो रेगुलेशन है वो उस मेथड से जो वो रखा गया। दैट्स वाई जो हमारी बॉडी के अंदर जो वुल्फ चाको इफेक्ट है उसका भी एक प्रोटेक्टिव ऑटो रेगुलेशन जो वो रोल हो रहा होता है। यानी कि जब भी थायराइड ग्लैंड जो ज्यादा हो जाए हमारी बॉडी के अंदर जो आयोडाइड है, ठीक है ना, सडन आयोडीन की एक्सेस हो जाए, यानी कि आप बहुत ज्यादा नमक वाला खाना खा लें या सडन हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन की एक्सेसिव हो जाए, तो हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोटेक्टिव शटडाउन होता है। जैसे इसे हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव शटडाउन। अच्छा, आजकल ना बड़े एक हमारे घरों के अंदर मीटर जो से लगते हैं, ठीक है, तो वो कहते नहीं है कि जैसे ही अगर जो बिजली है वो यानी कि मीटर शॉर्ट वगैरह हो जाए तो अफेक्ट पूरे घर को नहीं होता, सिर्फ उस मीटर तक महदूद रहता है। ठीक है, उससे हम कहते हैं प्रोटेक्टिव शटडाउन। यानी कि वो मीटर जल जाता है, ठीक है, या उस वो जो स्विच है या वो जगह है वो जल जाती है, लेकिन वो आगे जाके जैसे हमारे फ्रिज है, फ्रिज के ऊपर आपने कैपेसिटर रखा होता है, राइट। अब जब बिजली अगर ज्यादा हो, थोड़ी हो, या कोई भी ऐसा मसला हो, बिजली आ जा रही हो, तो कैपेसिटर जलता है, आपके फ्रिज को कोई भी मसला नहीं होता है। ऐसी हमारी बॉडी के अंदर जब आयोडीन हमारी बॉडी के अंदर जब आयोडीन हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा होता है तो उसका जो प्रोटेक्टिव शटडाउन है वो क्या कहलाता है, वो चायकोव इफेक्ट। तो बॉडी के अंदर जब सडन आयोडीन एक्सेस होगा तो थायराइड ग्लैंड को टेम्परेरी तौर पे आपका वुल्फ चाय को इफेक्ट जो है वो रिड्यूस कर देगा, भाई अभी के लिए थोड़ा सा कम हो जाओ। तो उसके अंदर उसने क्या करना होता है, सडन एक्सपोजर टू एक्सेस आयोडीन टेम्परेरी टर्न ऑफ थायराइड पेरोक्सीडेज। यहाँ पे भी जैसे प्रोपाइलथायोरेसिल और मेथिमाजोल आपकी बॉडी के अंदर टीपीओ को कम कर रहे थे, तो जब आपका टीपीओ जब ये ब्लॉक कर देगा तो उसकी वजह से ना ऑक्सीडेशन होगी, ना ऑर्गेनिफिकेशन होगी, ना कपलिंग होगी, और ना ही T3 T4 की प्रोडक्शन होगी। तो टेम्परेरी तौर पे आपकी T3 T4 की जो प्रोडक्शन है वो आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। अब एक और बात, अगर मैं आपसे ये करूं कि हम मेरी बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल ये किसी पेशेंट आपके पास आया, उसकी बॉडी के अंदर वुल्फ चाय को इफेक्ट काम नहीं कर रहा, क्वेश्चन तो ये बनता है ना, अगर एक्सेसिव आयोडीन मिलने की वजह से थायराइड कंटिन्यूअसली हार्मोन बनाता रहे तो उसको एक कंडीशन कहते हैं विच इज नॉट हाइपरथायराइडिज्म बच्चों, not hyperthyroidism, because hyperthyroidism is related to at the specific number of increase of T3 T4, but if your hormones increase on a maximum range तो उसे हम कहते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस। और थायरोटॉक्सिकोसिस और हाइपरथायराइडिज्म की
जो सिमिलर सिस्टम के साथ हमारे जो है उनके डिफरेंट सिम्टम्स भी शो हो रहे होते हैं, तो उसे हम कहते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस। जो जो ग्लैंड्स है उन वो जो है वो एट द मैक्सिमम ऑफ T3 T4 प्रोड्यूस कर चुका है और उसको जो है वो रुक नहीं रहा जी, ठीक है। और अगर उसके अंदर इफेक्ट अगर उसकी बॉडी के अंदर नहीं है, ठीक है। तो एक्सेसिव आयोडीन की जब हमारी बॉडी के अंदर जो आयोडीन है, जो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो, एक्सेसिव हो, ज्यादा हो, तो उसके अंदर जो है वो टीपीओ की जो है आपने इनिबिशन करवानी होती है, और इनिबिशन से जो है वो आपकी ऑक्सीडेशन, ऑर्गेनिफिकेशन और आपकी जो कपलिंग है वो रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो T3 और T4 की जो प्रोडक्शन है वो आपकी खत्म हो जाती है और टेम्परेरी तौर पर क्या हो जाता है, शट डाउन। बच्चों, वोल्च-चायकोफ इफेक्ट के साथ एक और भी चीज होती है जिसे हम कहते हैं जॉर्ड बेस डोव फिनोमिना। बच्चों, जॉर्ज बेस्ड फिनोमिना क्या होता है, जब आयोडीन बहुत ज्यादा हो जाता है वो ट्रिगर करता है हाइपोथायराइडिज्म को, और इस कंडीशन के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा होता है, मल्टी नोडुलर गोइटर। मल्टी नोडुलर गोइटर जिसके अंदर आयोडीन क्या होता है, जो आयोडीन की एक्सेस है वो आपके ट्रिगर करती है हाइपरथायराइडिज्म को, और इसके अंदर में मल्टी जो नोडुलर गोइटर है उसके अंदर मेन कॉमन सिम्टम देखने को मिलेगा। आगे हम इस डिजीज को जो है वो डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। खैर बच्चों, ये तो था इसकी सोर्स कि कहाँ कहाँ से हमें जो है वो मिला और हमने कौन कौन सी चीजों ने इनहिबिट किया। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका फंक्शन क्या है हमारी बॉडी के अंदर। तो बच्चों, ओनली फ्री हार्मोन इज एक्टिव, यानी कि जो ब्लड है उसके अंदर जो थायराइड हार्मोन है वो दो फॉर्म्स के अंदर होते हैं, एक बाउंड फॉर्म और एक फ्री फॉर्म। T3 binds nuclear receptor with greater affinity than T4. T3 functions as, एक होती है बाउंड फॉर्म, क्या होती है बच्चों, बाउंड फॉर्म्स, और एक होती है आपकी फ्री फॉर्म्स। बाउंड फॉर्म कौन सी होती है, जिसके साथ प्रोटीन के साथ अटैच्ड हो, क्या हो, प्रोटीन के साथ अटैच हो, वो चीज जो क्या हो, प्रोटीन के साथ अटैच हो, उसे कहते हैं बाउंड। यानी कि एक बंदा है वो किसी के साथ बाउंड है, इसका मतलब है कि वो आपकी किसी के साथ अटैच्ड है, इसका मतलब है वो उसके साथ बाउंड है, ठीक है ना। फ्री फॉर्म क्या होता है, जो आपकी क्या हो, एक्टिव हो, खुद से जो फ्रीली जो है वो मूव कर रही हो, ठीक है ना। तो जो बाउंड हार्मोन्स होते हैं उनके अंदर जो स्टोरेज है या ट्रांसपोर्ट जो है वो उसकी जो है वो शक्ल होती है, लेकिन जो एक्टिव होते हैं वो आपके फ्री हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो फ्री T4 है वो आपके क्लिनिकली यूजफुल होते हैं देन T4 इन मैनी टोटल T4 इन डिफरेंट कंडीशंस के। T4 किसी के साथ बाइंड वगैरह तो नहीं है, तो फ्री T4 आपका जो है वो यूज होते हैं। अच्छा, वो पहले पहले बात करते हैं ब्रेन मैचुरेशन की, कि अगर हमारी बॉडी के अंदर जो थायराइड हार्मोन है वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, तो पहला है ब्रेन मैचुरेशन, यानी कि थायराइड हार्मोन आपके फीटल और यानी कि बच्चों के अंदर, और जो बच्चे अभी पैदा होते हैं उनके अंदर जो ब्रेन की डेवलपमेंट है उसके लिए जो है वो क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अगर न्यू बॉर्न है उसके अंदर हमें कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिले और अगर वो ट्रीट भी ना हो, तो उसके अंदर सबसे बड़ा मसला क्या होता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। क्या होता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसलिए जो न्यू बॉर्न है उसके अंदर जो हम स्क्रीनिंग करते हैं तो उसके अंदर अगर जो कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, जो आगे जाके बच्चों के अंदर जो डेवलपमेंट डिले, लेथार्जी, थके थके रहना, पुअर फीडिंग, या प्रोलॉन्ग जोंडस, ये सारी चीजें जो है वो ब्रेन मैचुरेशन के अंदर इंपॉर्टेंट होती है। बोन ग्रोथ, सिनर्जिज्म विद द ग्रोथ हार्मोन एंड IGF-1। थायराइड हार्मोन जो होता है वो आपके बोन की ग्रोथ के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं, या मैंने आपको बताया था कि इन ग्रोथ हार्मोन का सबसे स्पेसिफिक मार्कर कौन सा होता है, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1। तो इसके साथ मिल के जो है वो काम करवा रहा था, जब ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है वो लिवर पे अफेक्ट कर रहा होता है, लिवर जो होता है वो आपकी बोन्स के ऊपर, जो मसल्स के ऊपर अफेक्ट करके जो हमारी बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड प्रोटीन्स वगैरह की जो है वो आपके मिलकर काम कर रहा होता है, ठीक है। साइनर्जिज्म का क्या मतलब होता है, दो हार्मोन्स का मिलके आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रॉन्ग अफेक्ट करना, दो हार्मोन्स का मिलके, ग्रोथ हार्मोन एंड IGF, उनका मिलके आपकी बॉडी के अंदर एक स्ट्रॉन्गर अफेक्ट करना, ठीक है ना। चाइल्डहुड के अंदर यानी कि जब बच्चा पैदा हो रहा होता है, जब बच्चा पैदा हो जाता है, जब वो बड़ा हो रहा होता है, उसके अंदर थायराइड ग्लैंड सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है इन देयर ग्रोथ। लेकिन अगर उसके अंदर हाइपोथायराइडिज्म हो जाए तो उसके अंदर ग्रोथ रिटार्डेशन का जो फैक्टर है वो आपको देखने को मिल रहा होता है। अब जब ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाए, थायराइड ना हो, हाइपोथायराइडिज्म हो जाए, तो उसके अंदर क्या होगा, यानी कि सारी चीजें ना हो, ये सारी चीजें ना हो, बोन ग्रोथ भी ना हो,
तो उसके अंदर क्या होगा, बच्चे के जो कद है वो क्या रहेगी, छोटी, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट स्ट्रेचर। प्लस अगर बोन ग्रोथ की हम बात करें तो हम बोन ग्रोथ तक लिमिटेड रहेंगे, तो उसकी जो डिलेड है, जो बोन ग्रोथ है उसके अंदर क्या होगा बच्चों, डिले होगा। साथ साथ वो क्या है बच्चों, एक नॉन क्लासिकल सिम्टम्स होता है विच इज फटीग, जो हाइपोथायरायडिज्म में कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को याद रखना, बीटा एड्रेनर्जिक इफेक्ट। थायराइड हार्मोन आपके जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं उनको इंक्रीज करते हैं। अब बीटा रिसेप्टर्स आपके स्पेसिफिकली होते हैं, बीटा 1 रिसेप्टर भी होते हैं, बीटा 2 रिसेप्टर्स भी होते हैं, ठीक है ना। उसके हम क्लिनिकल कोरिलेशंस पढ़ते हैं कि जो इंक्रीज बीटा 1 रिसेप्टर इन द हार्ट, यानी कि जो बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं वो आपके कहां पे होते हैं, दिल के ऊपर होते हैं। तो थायराइड हार्मोन जो होता है वो आपके बीटा एनर्जी रिसेप्टर्स यानी कि बीटा 1 को स्टिमुलेट करते हैं। जब उनको बढ़ाते हैं तो दिल के ऊपर जब वो असर करेंगे तो उसकी वजह से उसकी स्टिमुलेशन होगी। जब वो काम ज्यादा करेगा तो उसकी वजह से आपका कार्डियक आउटपुट भी ज्यादा होगा, दिल धड़केगा भी ज्यादा तो कार्डियक आउटपुट भी ज्यादा होगा, कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा, हार्ट रेट भी ज्यादा होगी, हार्ट रेट ज्यादा है तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, ठीक है। उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी, दिल की जो कॉन्ट्रैक्ट करने की सलाहियत है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स एलिवेट एड्रेनर्जिक सिम्टम्स इन थायरोटॉक्सिकोसिस। याद रखें हाइपरथायराइडिज्म के अंदर आपका पेशेंट कैसे आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री, पाल्पिटेशन, पाल्पिटेशन, टैकीकार्डिया, और यहां पे जाके जो डॉक्टर्स हैं वो आपके कंफ्यूज होते हैं, इवन दो वी एज वेल, एंजाइटी और ट्रेमर। ट्रेमर जब आपकी बीटा जो हाइपरथायराइडिज्म की स्टेट होती है, थायराइड ग्लैंड ज्यादा होता है, यहाँ पे तो वो नॉर्मल इफेक्ट कर रहा है, लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाए, हाइपरथायराइडिज्म हो जाए, तो दिल भी ज्यादा धड़केगा, स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज्यादा, हार्ट रेट भी ज्यादा। फिर जब पाल्पिटेशन, टैकीकार्डिया, जो पेशेंट होता है वो आईसीयू के अंदर, हर दूसरा पेशेंट टैकीकार्डिया को होता है, हर दूसरा पेशेंट टैकीकार्डिया को होता है आईसीयू के अंदर, और उनको हम सिर्फ बेहोश करने वाली मेडिसिन दे सकते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, because of stress, not because of pain, not because of any other thing। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्ट्रेस। स्ट्रेस किस चीज का, जब वो बिल्कुल आईसीयू में नॉर्मल, जो पेशेंट है वो आपका बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ रहा होता है, उसको अपनी बॉडी के अंदर दी हुई जो चीजें होती हैं, ईटीडी वगैरह या बहुत सारी चीजें होती हैं, इरिटेशंस, स्ट्रेस होना, उसकी वजह से वो उस जो बॉडी की जो हार्ट रेट होती है वो ज्यादा चली जाती है, ठीक है, ज्यादा जल्दी जल्दी सांस लेना स्टार्ट कर देता है, ट्रैकीकार्डिया के अंदर आ देता है, पाल्पिटेशन शो हो रही होती है उसके अंदर, ठीक है ना। उसके अंदर जो सा वो हम जो बेहोश करने के अलावा जो वो कहते हैं थोड़ा सा जो वो आप बेहोश करने वाला जो वो इंजेक्शन दे दें। बच्चों याद रखें, जब भी आपकी बीटा रिसेप्टर ज्यादा होंगे, बीटा 1 रिसेप्टर, तो उसकी वजह से सारी चीजें आपकी क्या होंगी, ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है। हार्ट पर मिनट के लिहाज से जो है वो ज्यादा ब्लड पंप करेगा, बीट्स भी ज्यादा होंगी, पर बीट जो ब्लड है जिसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं वो भी आपका ज्यादा होगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी यानी कि हार्ट के जो मसल्स हैं वो भी जो है वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपने ये चीज याद रखनी है। और आपने बीटा ब्लॉकर्स, अब बीटा ब्लॉकर्स क्या है कि यानी कि हमारी जो पाल्पिटेशन हो रही है, यानी जो एड्रेनर्जिक सिम्टम्स होते हैं, ट्रेमर्स, एंजाइटी, टैकीकार्डिया, अब उनको ब्लॉक करना है, क्योंकि आपकी हाइपरथायराइडिज्म की स्टेट के अंदर अब दिल ज्यादा धड़क रहा है, हर चीज ज्यादा हो रही है, तो आपने उनको ब्लॉक करना है। तो आपने किससे ब्लॉक करना है, बीटा ब्लॉकर्स। तो बीटा ब्लॉकर्स के अंदर अभी ऊपर पढ़ा के आया हूं आपको, बीटा ब्लॉकर जिसको मैंने क्या नाम दिया है, प्रोप्रानोलोल, प्रोप्रानोलोल, जो आपके क्या है, बीटा रिसेप्टर्स हैं, जो आपको ये दिल की धड़कन को, इन चीजों को ब्लॉक, यानी कि पहले बीटा रिसेप्टर ज्यादा थे, अब वो क्या हो गए, ब्लॉक हो गए, तो दिल की धड़कन भी कम हो जाएगी, दिल की स्पीड भी कम हो जाएगी, हार्ट के मसल्स भी कम हो जाएंगे, अरिथमिया से भी पेशेंट बच जाएगा, ठीक है। एक बात याद रख लें, हर चीज हमारी बॉडी के अंदर सेल्फिश है, यानी कि हर चीज को हर चीज चाहिए, लेकिन वाहिद हर्ट होता है जो हमारी ब्लड के अंदर, जो हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी को खून जो है वो प्रोवाइड करने के लिए कभी भी अपनी तरफ से कोशिश नहीं हारता। वो चाहता है यार कुछ भी हो जाए लेकिन बॉडी को क्या हो, पूरी बॉडी को ब्लड प्रोवाइड हो। दैट्स वाई अरिथमिया चांसेस या दिल के धड़कने के चांसेस जो है वो आपके ज्यादा हो जाते हैं किसी भी स्टेट के अंदर, ठीक है। तो सेल्फिश नहीं होता। बाकी जितने भी ऑर्गन होते हैं, जैसे किडनी है, सबसे सेल्फिश ऑर्गन हमारा किडनी है। अगर थोड़ी सी भी परफ्यूजन हुई, थोड़ा सा भी ब्लड कम हुआ हमारी बॉडी के अंदर, किडनी सबसे पहले हमारा अपना सिस्टम को जो सा वो क्या कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं, विच इज रास मैकेनिज्म। इवन दो आगे कहीं स्टीनोसिस हुई हो, क्या कहते हैं, कोई मसला आ रहा हो, हार्ट पंप ना कर रहा हो या कुछ भी हो, हार्ट फेलियर हो या कार्डियोमायोपैथी भी हो रही हो, दिल बड़ा हो जाए, फ्लूइड ज्यादा हो जाए, लेकिन वो अपना रास मैकेनिज्म एक्टिव करेगा, तो वो सेल्फिश की निशानी होती है। बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज विया
सोडियम पोटेशियम एटीपीएस विच इंक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन, रिस्पिरेटरी रेट एंड बॉडी टेम्परेचर। अब देखें, जब बॉडी का मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होगा, यानी कि जो थायराइड हार्मोन होते हैं वो आपके सोडियम पोटेशियम एटीपीएस की एक्टिविटीज को इंक्रीज करवा देते हैं। अब सोडियम पोटेशियम एटीपीएस आपके किसको कंज्यूम करेगा? एटीपी। एटीपी आपका क्या है? एनर्जी मॉलिक्यूल। तो जब एटीपी आपके यूज होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, जब एटीपी यूज होगा तो साफ सी बात है आपकी बॉडी को क्या मिलेगी? एनर्जी। ऐसी है ना, हम जिम करते हैं, हम जिम करने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट एक हम सप्लीमेंट यूज करते हैं विच इज कैरेटिन मोनोहाइड्रेट। वो हमारी जो एटीपी है उसको तोड़ तोड़ के हमें देता रहता है। अब जब एटीपी हमारी बॉडी के अंदर होगी तो हम जिम में भी अच्छा परफॉर्म कर सकें, हम डेली जो सी बॉडी है, यानी कि अब ये नहीं कि वो मैं कैरेटिन मोनोहाइड्रेट की बात कर रहा हूँ, हम खाना भी अच्छा खाते हैं, सुबह वो कहते हैं ना सुबह का नाश्ता अच्छा करना चाहिए, क्यों? पूरा दिन हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी रहे, वो एटीपीज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो बॉडी को एनर्जी ज्यादा मिलती है, जब बॉडी को एनर्जी ज्यादा मिलती है तो आपको पता है ना खाना खा के हमें क्या आती है? वैसे तो नींद आती है, नॉर्मल हमें खाना खा के नींद आ जाती है, लेकिन वैसे अगर नॉर्मल बॉडी मैकेनिज्म देखें तो हमें क्या होती है? हीट प्रोड्यूस होती है, बर्न ज्यादा बर्न होती है, ठीक है। उसकी वजह से ऑक्सीजन की जो कंजप्शन है वो ज्यादा होती है, रिस्पिरेटरी रेट ज्यादा होता है, बॉडी को हीट ज्यादा मिल रही होती है, और उसकी वजह से जो है वो स्वेटिंग वगैरह भी जो है वो देखने को मिल रही होती है, क्योंकि बॉडी की जो एनर्जी डिमांड है वो आपकी क्या हो रही होती है? पूरी हो रही होती है, ठीक है। तो याद रखें ये जो मेटाबॉलिक रेट है इसी का सबसे बड़ा रोल होता है कि हाइपरथायराइडिज्म के अंदर हीट इंटॉलरेंस होती है और हाइपोथायराइडिज्म के अंदर कोल्ड इंटॉलरेंस होती है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड शुगर इंक्रीज ग्लूकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि थायराइड हार्मोन आपकी जो ब्लड है उसके अंदर जो ग्लूकोज है उसको इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। यानी कि जो ग्लाइकोजन है उसको तोड़ के हमारी बॉडी को ग्लूकोज दे सकता है, यानी कि अगर आपने कुछ नहीं खाया, जैसे ग्लूकागॉन है वो हमारा स्टोर्ड फॉर्म को तोड़ के ग्लूकोज प्रोवाइड कर देता है। थायराइड हार्मोन का भी ये काम होता है कि वो स्टोर ग्लाइकोजन को जो है तोड़ के ग्लूकोज के अंदर जो है हमारी बॉडी को प्रोवाइड कर देता है। ग्लूकोजिनोलाइसिस का क्या मतलब होता है बच्चों? स्टोर्ड ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करना। और ग्लूकोनियोजेनेसिस का क्या मतलब होता है? न्यू 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 नए न्यू ग्लूकोज की फॉर्मेशन होना फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। नेक्स्ट कहता है ब्रेक डाउन लिपिड्स या इंक्रीज लिपोलाइसिस। जो थायराइड हार्मोन है उसके जो फैट की ब्रेक डाउन है वो आपकी क्या करवा रहा होता है? इंक्रीज करवा रहा होता है, जिसे हम कहते हैं लिपोलाइसिस। और लिपोलाइसिस के अंदर क्या होता है? जो आपके ट्राइग्लाइसराइड्स होते हैं उसकी जो ब्रेक डाउन है वो आपकी क्या होती है? ज्यादा होती है। और ब्रेक डाउन किसके अंदर होती है? आपके फैटी एसिड्स के अंदर हो रही होती है, जिसकी वजह से आपको जो भूख है वो आपकी क्या लग रही होती है? हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट है उनके अंदर जो भूख है वो ज्यादा होती है, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा, यानी कि आपने खाना खाया वो जल्दी से उसकी ब्रेकडाउन हुई, ब्रेकडाउन होकर आपको दोबारा भूख लगने लगी, वो अमीनो एसिड्स के अंदर चेंज हो गया, फैटी एसिड्स के अंदर चेंज हो गया, तो आपको दोबारा से जो है वो भूख लगना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई हाइपोथायराइडिज्म के अंदर जो लिपिड का प्रोसेस है जिसे हम लिपोलाइसिस कहते हैं वो ज्यादा हो जाता है, जिसे हम हाइपरलिपिडीमिया कह देते हैं। स्टिमुलेट सर्फेक्टेंट सिंथेसिस इन बेबी, वेरी इंपॉर्टेंट क्लू। अगर ये सारे ना है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लू है जो आपका एनआरई के अंदर लाजमी पूछा जाता है। थायराइड हार्मोन आपकी जो लंग्स, देखें याद रखें, जो सर्फेक्टेंट है वो आपकी लंग्स की, जो इस टाइम हम सांस ले रहे हैं ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपका सर्फेक्टेंट का होता है बच्चों। तो जब भी थायराइड हार्मोन आपकी जो फीटल लंग्स की मैच्योरेशन होती है उसके अंदर हेल्प कर रहा होता है, ठीक है, तो सर्फेक्टेंट है वो आपकी एल्वोलाई को कोलैप्स नहीं होने देता, अपने जो से जकड़ने नहीं देता, ठीक है। तो प्री मेच्योर बेबीज के अंदर आपका जो रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है उसका रिस्क क्या होता है? ज्यादा होता है, बिकॉज ऑफ लो सर्फेक्टेंट। क्यों? अच्छा, मुझे कोई बता सकता है सर्फेक्टेंट की जो मैक्सिमम एज है प्रोडक्शन की वो कब तक होती है? यानी कि कब तक मतलब किस वीक तक जो है वो आपका बढ़ के जो है वो आपको सामने देखने को मिल जाता है? 35 वीक्स। 35 वीक्स तक जो है वो आपकी सर्फेक्टेंट जो है वो आपकी बॉडी के अंदर कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद जो है वो आपकी बॉडी के अंदर ऑल ओवर जो लंग्स है उसमें जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो वो कोलैप्स होने नहीं देता। तो प्री मेच्योर बेबीज के अंदर अगर बच्चा 32 वीक, 33 वीक, 30 वीक्स, 32 वीक्स में पैदा हो गया तो इट मीन वो प्री मेच्योर है, उसके अंदर सर्फेक्टेंट नहीं होगा। क्लियर दिस पॉइंट? नेक्स्ट बात करते हैं कि वो कहता है कि रेगुलेशन क्या है। रेगुलेशन में वो कहता है कि टीआरएच यानी कि थायराइड रिलीजिंग हार्मोन प्लस इंक्रीज टीएसएच रिलीज और फोलिकुलर सेल्स, यानी कि आपकी जो थायराइड की रेगुलेशन है जिसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस, एचपीटी एक्सिस, ठीक है। अब पहले पहले क्या होता है
हाइपोथैलेमस से टीआरएच रिलीज होगा विच इज थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी से आपका टीएसएच रिलीज होता है विच इज थायराइड स्टिमुलेट। एक है रिलीजिंग, एक है स्टिमुलेटिंग। रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, स्टिमुलेट कौन कर रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी। एक्ट कहाँ पे कर रहा होता है? जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो थायराइड जो रिसेप्टर्स हैं उनके ऊपर जाके वो एक्ट करता है, तो जो आपको क्या हो रहा है फोलिकुलर सेल्स के ऊपर पड़े होते हैं और उनको स्टिमुलेट करता है। जब वो उनको स्टिमुलेट करता है तो थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन जो है तो वो आपके फोलिकुलर सेल्स जो है वो आपके बना रहे होते हैं और उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करवा रहे होते हैं, जिसके अंदर आपके कौन से आते हैं? T3 और T4। ये आपका नॉर्मल मैकेनिज्म है, ठीक है ना। अनटिल अनलेस कि आपकी जो अगर ज्यादा है तो आपको ग्रेव डिजीज जो है वो आपको देखने को मिल रही होती है, ठीक है। ग्रेव डिजीज के अंदर आपके ऑटोइम्यून हाइपरथायराइडिज्म होता है, जिसके अंदर आपको पता है कि आपके थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स देखने को मिल रहे होते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स देखने को मिल रहे होते हैं विच इज ग्रेव डिजीज। फिर वो कहता है नेगेटिव फीडबैक प्राइमरीली बाय T3 फ्री T3 एंड T4, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो जब T3 T4 हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा होता है तो वो आपका खुद से एक नेगेटिव फीडबैक जो है वो आपकी क्रिएट जो है वो आपका कर देता है, ठीक है। और नेगेटिव फीडबैक के अंदर अगर वो ज्यादा होगा तो उसकी वजह से जो टीआरएच है वो भी कम हो जाएगा, यानी कि हमारे T3 T4 खुद बता देते हैं कि अब हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप खुद ब खुद जो है वो उसकी जो रिलीज है वो कम हो जाए, तो उसकी वजह से आपका टीआरएच भी रिलीज हो जाएगा। जब टीआरएच रिलीज होगा तो उसकी वजह से आपका टीएसएच भी डिक्रीज हो जाएगा, सॉरी दोनों चीजें डिक्रीज हो जाएंगी और हमारी बॉडी काम कंडीशन के अंदर आ जाएगी, सुकून वाली कंडीशन के अंदर आ जाएगी। एंटीरियर पिट्यूटरी डिक्रीज सेंसिटिविटी टू टीआरएच, यानी कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसके अंदर जो अगर हाई T3 T4 है तो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी है वो आपको टीआरएच के लिए लेस रिस्पांस बना देता है, यानी कि वो कहता है कि यार मुझे रिस्पांस की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बॉडी के अंदर कम है, तो उसी वजह से आपका हाइपोथैलेमस से भी सिक्रीशन कम हो जाती है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज थायरक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन TBG बाइंड्स मोस्ट T3 T4 इन द ब्लड एंड बाउंड T3 T4 विच इज इनएक्टिव। बच्चों याद रखें थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन ये आपका क्या कर रहा होता है? ये आपके T3 T4 का आपके ब्लड के अंदर मोस्टली जो प्रोटीन है उसके साथ बाइंड, थायराइड बाइंडिंग थायरक्सिन बाइंडिंग यानी कि T3 T4 को बाइंड करने के लिए किसके साथ? ग्लोबुलिन प्रोटीन्स के साथ। और ये रिलीज कहां से हो रहा होता है बच्चों? लीवर। ये बात याद रखना, अगर हमारी बॉडी के अंदर लीवर का कोई भी मसला है ना, इसलिए हम कहते हैं कि अगर हमारी बॉडी के अंदर सबसे पहले अगर बॉडी फटीग या इन चीजों के साथ है ना तो आपने हाइपोथायराइडिज्म को रूल आउट करना है। थायराइड थायरक्सिन को बाइंड करना विद ग्लोबुलिन, ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो आपको बाइंड करवाने वाला होता है कि T3 T4 को प्रोटीन के साथ बाइंड करवाना है, तो कौन करवा रहा होता है? TBG जो लीवर से रिलीज हो रहा होता है, ठीक है। अब थायराइड हार्मोन लिपोफिलिक होते हैं, क्या होते हैं? लिपोफिलिक, और ब्लड के अंदर उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, यानी कि हमने अगर फॉर एग्जांपल मैंने अपनी इस लोकेशन से इस लोकेशन पे जाना है, ठीक है, और इसका रास्ता है 10 किलोमीटर, अब मैं पैदल तो नहीं जा सकता, मुझे किसी चीज की जरूरत होगी ना, ठीक है। तो आई एम लिपोफिलिक, तो मैं क्या करूंगा? मैं राइड करवाऊंगा, मैं राइड करवा के इस लोकेशन तक पहुंचूंगा। उस राइड करवाने से यानी कि वो जो T3 T4 होते हैं थायराइड हार्मोन होते हैं वो लिपोफिलिक होते हैं और उन्हें इस लोकेशन से यहाँ पे जाना होता है विच इज ब्लड, और तो ब्लड के अंदर जाने के लिए उनको किसी बाइंडिंग के साथ जरूरत होती है, जैसे हमें राइड की जरूरत होती है, उसे हम कहते हैं थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, ठीक है। उस राइड को हम क्या कहते हैं? थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन। इंक्रीज TBG इन प्रेगनेंसी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज, एस्ट्रोजन इंक्रीज TBG। क्यों ये बात क्यों की? हमने पीछे अभी हम मस्कुलोस्केलेटन पढ़ के हमने कई दफा एस्ट्रोजन को डिस्कस किया, कई दफा। बच्चों एस्ट्रोजन आपकी लिवर के अंदर बन रहा होता है, ठीक है। अब एस्ट्रोजन जब हमारी लिवर से बन रहा होता है ना, तो एस्ट्रोजन आपकी जब लिवर पे इफेक्ट करता है ना, तो लिवर TBG की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करवा देता है। जब थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, अब प्रेगनेंसी में आपका एस्ट्रोजन ज्यादा होता है, ठीक है, आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में भी आपका एस्ट्रोजन ज्यादा हो रहा होता है, आप यूज कर रहे होते हैं, तो बच्चों जब थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन ज्यादा होगा तो बच्चों वो T3 T4 को भी ज्यादा बाउंड करेगा। जब वो T3 T4 को ज्यादा बाउंड करेगा तो आपकी बॉडी के अंदर जो टोटल T3 T4 है वो भी ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। जो फ्री T3 T4 है वो आपके क्या हो जाएंगे? थोड़े नॉर्मल कंडीशन पे आ जाएंगे आफ्टर एडजस्टमेंट। तो याद रखें प्रेगनेंसी के अंदर अगर कोई आपसे ये पूछे कि प्रेगनेंसी या फिर आपके जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज है उसके अंदर आपके T3 4 कैसे ज्यादा होंगे, तो आपने बताना है बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन, क्योंकि वो लिवर पे अफेक्ट करता है, TBG को रिलीज करवा रहा होता है। वो कहता है TBG डिक्रीज इन स्टेरॉइड एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये क्यों है बच्चों? स्टेरॉइड जो होता है वो आपके थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन को डिक्रीज करवा रहा होता है, और नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर यूरिन है उससे जो है वो आपके क्या हो रहे होते हैं?
प्रोटीन लॉस हो रहे होते हैं। नेफ्रोटिक के अंदर मेन फाइंडिंग उसकी क्या है, प्रोटीन यूरिया। तो जब प्रोटीन लॉस होंगे तो T3T4 को आपके प्रोटीन नहीं मिलेगा, और T3T4 को जब प्रोटीन नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी के अंदर आपके जो इंक्लूड बाइंडिंग जो प्रोटीन्स हैं, टीबीजीज हैं, वो आपके कम हो जाएंगे, वो यूरिन से बाहर जा रहे होंगे, तो T3T4 को बाइंडिंग की सलाहियत भी नहीं मिलेगी, उनको बाइंड भी कोई नहीं करवाएगा। दैट्स वाई स्टेरॉइड यूज से नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आपके टीबीजी जो से आपके होते हैं कम होते हैं। वो वही बात लिखी है, T3T4 आर लिपोफिलिक विच चार्ज अमाइनो एसिड एंड रिक्वायर स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर टू डिफ्यूज इनटू द सेल विच इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन का मतलब होता है कि ट्रांसपोर्ट यानी कि फ्रॉम पैसिव मूवमेंट, एटीपी के जो से वो आपके पैसिव मूवमेंट के थ्रू जो से वो आपको देखने को मिल रहा होता है। ठीक है, अच्छा जी, एक दफा इसके एमसीक्यूज कर लेते हैं हम, कि एमसीक्यूज में फिर हम इमेजेस की तरफ आएंगे। पहले एनआरई क्लोज करते हैं, उसके बाद हम इमेज को, क्योंकि हमने इमेज ऑलरेडी पढ़ ली है, वो मैंने आपको ऊपर सोर्स सारा बता दिया है, लेकिन एक दफा जो है वो हम एनआरई क्लोज जो है पढ़ लेते हैं कि एनआरई क्लोज के अंदर वो क्या बात कर रहा है। देखें बच्चों, पहले पहले वो कहता है कि हाइपोथायराइडिज्म में वो क्या बात करता है, वेट लॉस, हीट इंटॉलरेंस, ट्रेमर्स, पाल्पिटेशन, हाई फ्री T3-4 एंड लो एसएच, ये आपके एनआरई क्लू हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में वो कहता है कोल्ड इंटॉलरेंस, वेट गेन, कॉन्स्टिपेशन, ब्राडिकार्डिया एंड डिले रिलैक्सेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस। हम आगे जाके हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म को कौन से पढ़ेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। अब पैरा प्रोपाइल थायोरेसिल मैंने आपको बताया कि टीपीओ के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, और जब आपको ब्लॉक कर देता है तो उसकी वजह से T3T4 की कन्वर्शन नहीं होती। मेथिमाजोल भी आपकी ब्लॉक कर रहा होता है टीपी को। हमने दोनों ड्रग्स ऐसी पढ़ी हैं, पीटीयू एंड मेथिमाजोल, जो आपके थायराइड पेरोक्सीडेज को ब्लॉक कर रही होती हैं। ओनली फ्री थायराइड हार्मोन इज एक्टिव एंड टीबीजी चेंज मेनली आफ्टर टोटल T3T4। ये आपके एग्जाम टाइप्स हैं। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, वो कहता है 29 years old woman has tremor, heat intolerance, palpitation and weight loss. TSH is suppressed. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है, स्प्रेस है, एंड फ्री T4 इज हाई, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्प्रेस है, T4 आपका क्या है, ज्यादा है। मेथिमाजोल स्टार्टेड, अब मेथिमाजोल स्टार्ट हो गया, विच स्टेप इज डायरेक्टली इनहिबिटेड। बच्चों, मेथिमाजोल जो हमने स्टार्ट किया वो किस लिए स्टार्ट किया, कि हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी कौन सी कंडीशन थी, हाइपर थायराइड की कंडीशन थी। अब हाइपर थायराइड की कंडीशन में आपके T3T4 भी आपके क्या होंगे, ज्यादा होंगे। बच्चों ज्यादा होंगे ना, मुझे काइंडली रिस्पॉन्स देते रहे। T3T4 ज्यादा होंगे ना। अब बच्चों जब T3T4 ज्यादा होंगे तो हमने इसको रोकना भी तो है, तो रोकने के लिए हमने किसको ब्लॉक करना है, टीपीओ को ब्लॉक करना है। तो टीपीओ को ब्लॉक करने के लिए हमने आंसर कौन सा करेक्ट होगा, थायराइड पेरोक्सीडेट मीडिएटिंग ऑर्गेनिफिकेशन एंड कपलिंग। तो उसके लिए हमने जो वो मेथिमाजोल देना होता है जो आपके टीपीओ को ब्लॉक कर रहे होते हैं। ठीक है, तो थायराइड पेरोक्सीडेज मीडिएटिंग ऑर्गेनिफिकेशन एंड कपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहते हैं, अ पेशेंट विद थायराइड स्ट्रोम यानी कि बॉडी के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो थायराइड स्ट्रोम हो चुका है, वो वर्क ज्यादा कर रहा है, प्रोपाइल थायरोसिल जो है वो आपका रिसीव कर रहा है इंस्टेड ऑफ मेथिमाजोल। द एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑफ पीटीयू इज इनहिबिशन ऑफ विच प्रोसेस। देखिए, हमने पीटीयू को दो जगह पे पढ़ा है, एक कन्वर्जन के अंदर पढ़ा है और एक टीपीओ के ब्लॉकेज के अंदर भी पढ़ा है। हाँ, मेथिमाजोल को हमने टीपीओ की ब्लॉकेज के अंदर पढ़ा है, लेकिन प्रोपाइल थायरोसिल और प्रोप्रानोल को हमने कन्वर्जन के लिए पढ़ा है। दैट्स वाई वो कहता है कि एक तो मेथिमाजोल जो है वो आपकी टीपीओ तो आपका ब्लॉक हो रहा है, लेकिन एक और चीज भी हो रही है, तो वो क्या आपकी पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3। ठीक है, ये आपकी क्या हो रही है, इनहिबिट हो रही है हाइपरथायराइडिज्म के स्टेट में, व्हिच इज थायराइड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मारूफ, मरवा, आलम, बच्चों आपको समझ आ रही है, एटलीस्ट रिस्पॉन्ड कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो कहता है अ न्यूनेट हैज प्रोलॉन्ग जॉन्डिस, हाइपोटोनिया, मैक्रोग्लोसिया एंड ओवरफीडिंग। ठीक है, मरवा आपको समझ आ रही है बच्चे। डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन एक्सप्लेन्स इंपेयर्ड ब्रेन मैच्योरेशन, यानी कि एक बच्चा है उसके अंदर मैंने अभी आपको पढ़ाया प्रोलॉन्ग जॉन्डिस, हाइपोटोनिया, मैक्रोग्लोसिया। ठीक है, यानी कि जुबान का बड़ा होना एंड पुअर फीडिंग। अब वो क्या कहेगा कि डेफिशिएंसी किस हार्मोन की हो रही है जो इंपेयर कर रही है ब्रेन की मैच्योरेशन। अभी पहला पॉइंट हमने पढ़ा था जिसके अंदर मैंने अभी आपको बताया कि ब्रेन की मैच्योरेशन के अंदर आपको ये सिम्टम सारे देखने को मिलेंगे। तो वो क्या है कि आपके T3T4 क्या है, काम नहीं करे, विच इज हाइपोथायराइडिज्म। और हाइपोथायराइडिज्म को हम क्या कहेंगे, कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, थायराइड हार्मोन रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट। सो दिस इज फॉर द थायराइड ग्लैंड। एक दफा हम इमेज को देख लेते हैं बच्चों, क्योंकि मोस्ट कॉमनली जो है वो बहुत सारे बच्चे जो है उनकी बड़ी रिक्वेस्ट होती है कि यार ये इमेज हमें समझ आ जाए। तो ऑलरेडी अब देखिए आपने हर चीज पढ़ी हुई है, ऊपर से आप एक एक पॉइंट डिटेल के अंदर पढ़ के हैं,
मुझे नहीं लगता कि इस स्टेप के अंदर आपको कोई भी चीज मुश्किल लगेगी। सबसे आसान, ये सबसे आसान लगेगी अगर आपको पहले समझ नहीं आई तो। बच्चों स्टेप वन होता है आयोडीन की ट्रैपिंग। मैं यहाँ लिखता जाऊंगा स्टेप, आप बेशक नोट करना है आप कर लें। आयोडीन ट्रैपिंग, ये पहला स्टेप है आपका। ब्लड से, ये आपका क्या है, ब्लड है। ब्लड से आयोडाइड को उठाया, ठीक है, फोलिकुलर सेल्स के अंदर ले आए, इसको कहते हैं आयोडाइन की ट्रैपिंग। सिम जो सिम्पोर्टर यूज होते हैं वो आपके कौन होता है, सोडियम। वैसे सोडियम तो हर जगह पे होता है ना, और आयोडाइड। सोडियम के साथ क्या आते हैं आपके अंदर, जो सब आपके ब्लड से आयोडाइड कहाँ आ जाते हैं, फोलिकुलर सेल्स के अंदर आगे। पहला स्टेप हो गया आयोडीन की ट्रैपिंग। दूसरा स्टेप होता है आयोडाइड मूव्स फोलिकुलर ल्यूमेन। जब आपका थोराइड फोलिकुलर सेल्स के अंदर आ जाता है तो आयोडाइड जो होता है वो आपका फोलिकुलर सेल्स के, फोलिकुलर सेल से आपकी जो कोलाइड है, ये ल्यूमन है जिसे हम कहते हैं फोलिकुलर ल्यूमन, ये आपका कोलाइड, इसके अंदर जो है वो चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे जाके चेंज हो जाता है वो आपका आयोडीन के अंदर, ठीक है। यानी कि आयोडीन जो है वो आपके स्टेप टू के अंदर आपको फोलिकुलर ल्यूमन के अंदर आया, और किसके अंदर चेंज हो गया, आयोडीन के अंदर। किसके साथ बाइंड होके, थायरोग्लोबुलिन के साथ, ठीक है। स्टेप थ्री के अंदर क्या है आपका, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, स्टेप थ्री ऑक्सीडेशन प्लस ऑर्गेनिफिकेशन। स्टेप थ्री के अंदर क्या है कि टीपीओ जो है वो थोराइड पर ऑक्सीडेज, वो क्या है आपका आयोडाइड को एक्टिव आयोडीन यानी कि आई2 के अंदर चेंज कर देता है यहाँ पे, ठीक है। थोराइड पर ऑक्सीडेज, ये सारा आपको थोराइड पर ऑक्सीडेज होता है, और थायरोग्लोबुलिन के साथ क्या कर देता है आपका, अटैच कर देता है, ठीक है। यानी कि जो टायरोसिन है उनके साथ क्या कर देता है, अटैच कर देता है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक तो आयोडाइड आयोडीन के अंदर चेंज हुआ विच इज ऑक्सीडेशन, और ऑर्गेनिफिकेशन के अंदर जो है वो आपकी क्या बना दिया उसने, जो टायरोसिन है वो उसके अंदर एमआईटी और डीआईटी जो है वो आपका बना दिया, ठीक है। ऑर्गेनिफिकेशन हो गई आपकी, ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन हो गई, और यहाँ पे ऑर्गेनिफिकेशन हो गई, और दोनों चीजों में कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ, थोराइड पर ऑक्सीडेज। या मैं लिखता जाता हूँ टीपीओ। फोर के अंदर भी आपका टीपीओ है। फोर कौन सा स्टेप है आपका, कपलिंग। कपलिंग के अंदर क्या होगा बच्चों, कि आपका जो डीआईटी है, थोराइड पर ऑक्सीडेज, आपकी एमआईटी प्लस डीआईटी, डीआईटी प्लस डीआईटी, इन सारों को जो है वो कंबाइन करेगा और क्या बनाएगा, T3 और T4। क्या बनाएगा, T3 और T4। तो कपलिंग के अंदर क्या बनेंगे आपके, T3 T4। फाइव के अंदर क्या होगा बच्चों, स्टेप फाइव के अंदर एंडोसाइटोसिस। क्या होगा, एंडोसाइटोसिस एंड प्रोटियोलाइसिस। बेशक लिख लें। एंडोसाइटोसिस के अंदर क्या होगा बच्चों, जब ये थायराइड ग्लोबुलिन के साथ आपके एमआईटी डीआईटी या T3 T4 आपके बने, वो एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल के अंदर जाना। थायरोग्लोबुलिन जो सा होता है फोलिकुलर सेल्स के अंदर वापस चला जाता है। क्या चला जाता है आपके, वापस अंदर चला जाता है। और यहाँ पे जो आपके प्रोटीएजेस हैं वो आपके यहाँ पे जो आपके T3 T4 है उन्हें रिलीज करवा रहे होते हैं। क्या करवा रहे होते हैं, रिलीज करवा रहे होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, एंडोसाइटोसिस एंड प्रोटियोलाइसिस। स्टेप फाइव। स्टेप सिक्स के अंदर क्या होता है बच्चों, कि T4 की T3 के अंदर कन्वर्जन होती है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि T3 T4 की आपकी क्या हो रही है, T3 से T4 की T3 से क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रही है, किसके अंदर, टिश्यूज के अंदर। तो पेरिफेरल टिश्यूज के अंदर आपकी, या ब्लड सर्कुलेशन से जब आपकी T4 यहाँ पे जाता है और T3 में जाता है, तो यहाँ पे उसकी क्या हो रही होती है, आपकी T4 की आपकी T3 के अंदर, ये रिवर्स T3 के अंदर कन्वर्जन होती है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन सा होता है, 5-डीआरडीनेज। 5-डीआरडीनेज एंजाइम होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है T4 की T3 के अंदर कन्वर्जन करवाना इनटू द अफेक्टर ऑर्गन्स या इनटू द टिश्यूज, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं, स्टेप होते हैं, 6 स्टेप होते हैं। याद रखना कि T4 आपका मेजर प्रोडक्ट होता है, अबेंडेंट फॉर्म में होता है, लेकिन आपका मेजर T3 होता है। अगर कोई आपसे पूछे रिवर्स T3 का क्या मतलब, आपने बताना है कोई भी इलनेस है जिसमें ये दोनों चीजें नहीं बन रही, तो आपका ये बाय प्रोडक्ट होता है, ये आपकी बॉडी के अंदर काम कर रहा होता है, ठीक है। अब जो मेजर चीजें हैं वो आपकी हैं प्रोपाइल थायोरेसिल और मेथिमाजोल। बच्चों याद रखें, प्रोपाइल थायोरेसिल आपके टीपीओ के भी ब्लॉक कर रहा होता है, ठीक है। ये आपके, मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा वो क्लू बता दूं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं बच्चों।
बच्चों देखें, जो पीटीयू होता है ना, प्रोपाइल थायोयूरासिल और मेथिमाजोल। बच्चों प्रोपाइल थायोयूरासिल के अंदर ये आपके थायराइड पेरोक्सीडेज को भी इनिबिट कर रहा होता है, और ये आपकी जो पेरिफेरल जो कन्वर्जन है, पेरिफेरल कन्वर्जन फ्रॉम T4 टू T3, उसको भी ब्लॉक कर रहा होता है। तो इसलिए जो पीटीयू है उसका दो जगह पे जो है आपका काम होता है। और याद रखें, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आपकी प्रेगनेंसी के अंदर आपका पीटीओ रिस्पॉन्सिबल होता है। मेथिमाजोल आपके टीपीओ को तो इनिबिट कर रहा होता है, इसके अलावा फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर जो है वो मेथिमाजोल आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, बस ये दो चीजें आप यहाँ पे, ये दो, इसके दो काम आपने याद रखने, और यहाँ पे भी इसका एक काम आपने याद रखने। ठीक है, सो दिस इज ऑफ इट फॉर दी थायराइड हार्मोन। ठीक है बच्चों, ये आपको कंप्लीट किया था थायराइड हार्मोन। हम जब हाइपरथायराइड वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसकी मजीद समझ जो है वो आपको आ जाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ आएगी थायराइड हार्मोन की। नेक्स्ट कंटिन्यू करें पैराथायराइड हार्मोन बच्चों। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है आपका पैराथायराइड हार्मोन। बच्चों पैराथायराइड हार्मोन के अंदर वो क्या बात करता है, व्हाट इज द सोर्स, चीफ सेल्स ऑफ पैराथायराइड, चीफ सेल्स ऑफ पैराथायराइड। इससे पहले तो हमने ना, हमें ना बेसिकली कैल्शियम हेमोस्टेसिस का टॉपिक पढ़ना चाहिए, बट फिर भी हम लाइन बाय लाइन चलेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक। ये ना हो आप कंफ्यूज हो जाए कि यार वो कैल्शियम हेमोस्टेसिस पहले आ गए। तो हमने थायराइड हार्मोन को पढ़ लिया, ऐसे हम क्या पढ़ेंगे, पैराथायराइड हार्मोन को पढ़ेंगे। बच्चों चीफ सेल्स ऑफ पैराथायराइड हार्मोन होता है क्या बेसिकली, बेसिकली पैराथायराइड हार्मोन आपकी जो कैल्शियम है उसे रेगुलेट करने वाला हार्मोन होता है। ठीक है, और रिलीज कहाँ से हो रहा होता है, चीफ सेल से जो वो रिलीज हो रहा होता है। ठीक है, अब बॉडी के अंदर जो कैल्शियम है उसके बैलेंस के तीन ऑर्गन से कंट्रोल हो रहे होते हैं। जो कैल्शियम है, जो कैल्शियम है उनको तीन जगहों पे जो है वो कंट्रोल किया जा रहा होता है। ठीक है, तीन ऑर्गन से, एक याद रखने बोन, सेकंड किडनी, थर्ड इंटेस्टाइन। ये तीन चीजें आपके कैल्शियम को कंट्रोल कर रही होती हैं। बोन कैसे कर रही होती है, कैल्शियम और फास्फेट की स्टोरेज। किडनी में कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन, फास्फेट की एक्सक्रीशन, विटामिन डी की एक्टिवेशन। इंटेस्टाइन में डायरेक्ट पैराथायराइड हार्मोन जो है वो एक्ट नहीं कर रहा होता है, और एक्टिव विटामिन डी की जो है वो आपकी एब्जॉर्प्शन हो रही होती है थ्रू कैल्शियम एंड फास्फेट। ठीक है, तो पैराथायराइड हार्मोन में ये तीन चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है कैल्शियम की हीमोस्टेसिस के लिए। क्लियर। चीफ सेल्स ऑफ पैराथायराइड हार्मोन का क्या मतलब है कि जो पैराथायराइड हार्मोन है वो आपके कहां से बन रहे होते हैं, चीफ सेल से बन रहे होते हैं। जैसे फोलिकुलर सेल से थायराइड बन रहे हैं, तो यहाँ से T3 T4 बन रहे हैं, तो चीफ सेल से आपके पैराथायराइड हार्मोन बनेंगे। वेरी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल क्वेश्चंस। ठीक है, तो पैराथायराइड हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स को हम क्या कहते हैं, चीफ सेल्स कहते हैं। और ये होते कहाँ पे, जैसे पैराथायराइड जो ग्लैंड है वो आपको कहाँ पे होता है, वो आपके जो थायराइड ग्लैंड है उसके पीछे, ये फॉर एग्जाम्पल ये थायराइड ग्लैंड है, तो यहाँ पे आपके क्या पड़े होंगे, पैराथायराइड हार्मोन। और इसके कितने ग्लैंड होते हैं, चार। ठीक है, तो जब आपका ब्लड कैल्शियम के अंदर कम होता है तो यही जो चीफ सेल्स होते हैं वो आपकी रिसेप्टर सेंस करते हैं और पैराथायराइड हार्मोन को रिलीज करवाते हैं। अब बच्चों बात करते हैं, इंक्रीज फ्री कैल्शियम इन द ब्लड इज अ प्राइमरी फंक्शन। हमारी बॉडी के अंदर जो पैराथायराइड हार्मोन का प्राइमरी फंक्शन है, सबसे पहला काम है, जैसे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इस टाइम पे काम क्या है, आप बच्चों का इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, ठीक है ना। जैसे मरवा ये बच्ची फोर्थ ईयर की है, अब शी लव्स टू स्टडी, कि उसने कहा यार सर मैंने पढ़ना है और मैं डेली क्लासेस लेनी है। इवन दो हमारी जो एकेडमी है इसके अंदर मोस्ट जो बच्चे हैं ना, अगर जो तादाद कम है, इसकी सबसे बड़ी रीजन है, एक तो बच्चों ने टेलीग्राम की सब्सक्रिप्शन ली हुई है। ठीक है, और दे जस्ट वांट कि हमें रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाए, अगर दैट्स इट। ठीक है, तो राइट नाउ योर वर्क इज टू फोकस ऑन एनआर एग्जाम। ठीक है, तो इसीलिए पैराथायराइड हार्मोन का फोकस क्या है, प्राइमरी हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम है उसको इंक्रीज करवाना। और कौन से कैल्शियम को इंक्रीज करवाना, फ्री कैल्शियम को। फ्री कैल्शियम, जब हम कैल्शियम हेमोस्टेसिस का टॉपिक पढ़ेंगे ना, आपको ये एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। तो पैराथायराइड हार्मोन का काम क्या होता है कि फ्री आयोनाइज्ड कैल्शियम के अंदर जो है वो आपका इंक्रीज करवाना। जब फ्री कैल्शियम या आयोनाइज्ड कैल्शियम जो होता है, जो एक्टिव कैल्शियम फॉर्म होता है, वो आपको क्या काम करवा रहा होता है, न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी, कार्डियक की कॉन्ट्रैक्शन। आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर कार्डियक जो हम मोस्टली कहते हैं ना कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स,
जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम कर देते हैं। तो कार्डियक की कॉन्ट्रैक्शन, आपको पता है कि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है? सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है आपका? कैल्शियम होता है ना। तो आपकी जो कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन है, अच्छा न्यूरोमस्कुलर, मारूफ मुझे बताएगी क्योंकि मारूफ ने वो क्लास ली हुई है। मारूफ मुझे बताओ कि न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी कैसे होगी? कैल्शियम, कैल्शियम कैसे पढ़ाएगा? कहाँ पे पढ़ा था हमने? किस फिजियोलॉजी के अंदर हमने पढ़ा था न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी? कैल्शियम ऐसा क्या काम करवाती है कि जिसकी वजह से हमें न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी देखने को मिल रही होती है? मैंने आपको पहला पहला मस्कुलोस्केलेटन का टॉपिक पढ़ाया था एक्शन पोटेंशियल का, उसके अंदर कैल्शियम क्या काम करवा रही थी? हाँ बच्चे, क्या काम करवा रही थी? आइडिया है बच्चों? याद रखिए, कैल्शियम जब रिलीज होता है ना, वो आपका सबसे पहले जब भी आपका न्यूरॉन सिग्नल्स आते हैं ना, ठीक है ना, जो माइलिन से आते हैं बच्चों, वो आपके कैल्शियम को रिलीज करवाते हैं और कैल्शियम जाके आपके जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स होते हैं ना, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स, उन पे एसिटाइल कोलिन पे एक्ट करता है और एसिटाइल कोलिन को यहाँ से आपका रिलीज करवाता है। एसिटाइल कोलिन को रिलीज करवाता है और एसिटाइल कोलिन जो है वो आपके एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं और फिर आपके जो नर्व सिग्नल्स हैं वो आपके मसल्स के अंदर जो है वो आपके ऐसे जाते हैं। इसलिए जो न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी है वो आपके किसके थ्रू होती है? एसिटाइल कोलिन के थ्रू, यानी कि कैल्शियम के थ्रू हो रही होती है। दैट्स व्हाई न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी में भी कैल्शियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। इसके अलावा कोएगुलेशन या बोन की मेटाबॉलिज्म के अंदर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। अब वो कहता है प्राइमरी फंक्शन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लाइंस है इसलिए मैं इसके ऊपर थोड़ी डिटेल आपको समझाना चाह रहा हूँ बच्चों। वो इसलिए कहता है क्योंकि अगर हमारी बॉडी के अंदर फ्री कैल्शियम जब होगा तो वो आपका टाइटली रेगुलेट करेगा, क्योंकि जो कैल्शियम अगर कम होगा, अब जैसे यहाँ पे कार्डियक फंक्शन को रोल प्ले कर रहा है, न्यूरो एक्साइटेबिलिटी को कर रहा है, अगर कैल्शियम बॉडी के अंदर ना हो तो उसकी वजह से हमें टेक्नी, क्रैम्प, सीजर्स वगैरह देखने को मिल रहे होते हैं। ठीक है, इन्हीं हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स देखने को मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई प्राइमरी फंक्शन ये होता है। इंक्रीज कैल्शियम एंड फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन इन द जीआईटी सिस्टम। जीआईटी सिस्टम में कभी भी आपने ये याद नहीं रखना कि फास्फेट की एक्सक्रीशन हो रही है। फास्फेट की एक्सक्रीशन सिर्फ किडनी के अंदर होगी, ये मेरी बात याद रखना। पैराथायरॉइड हार्मोन जो है वो डायरेक्टली इंटेस्टाइन के ऊपर एक्ट कर रहा होता है, डायरेक्टली। ठीक है, किसी के थ्रू नहीं, डायरेक्टली एक्ट करेगा और जो इंटेस्टाइन है वहां से जो जेट है उसे एब्जॉर्प्शन करवाएगा किसकी? कैल्शियम की और आपकी फॉस्फेट की। ठीक है ना। तो अब एक्टिवेशन कैसे होती है कि आपकी जो एक्टिव विटामिन डी है जिसे हम कहते हैं 125 हाइड्रोक्सी या काल्सिट्रोल जिसे आते हैं, तो काल्सिट्रोल जो है वो आपके इंटेस्टाइन से कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करवा रहा होता है। कौन करवा रहा होता है? काल्सिट्रोल। ये हम आगे विटामिन डी आगे डिटेल में पढ़ते हैं नीचे। ठीक है, तो काल्सिट्रोल जो होता है वो आपकी जो इंटेस्टाइन से जो है वो आपके रिलीज करवा रहा होता है और बन के कहां पे रहा होता है? आपके किडनी से, आपकी जो प्रोक्सिमल कन्वर्टिव ट्यूब्यूल है वहां से। अच्छा, आगे वो कहता है कि इंक्रीज कैल्शियम एंड फॉस्फेट फ्रॉम द बोन रिजॉर्प्शन। अब बोन से भी आपकी जो बोन की कैल्शियम है, फॉस्फेट है, वहां से भी जो है वो पैराथायरॉइड हार्मोन की रिजॉर्प्शन हो रही होती है। यानी कि बोन, जैसे पैराथायरॉइड हार्मोन का काम होता है बोन टू बोन ब्लड, बी टू बी, बी टू बी, यह होता है पैराथायरॉइड हार्मोन का काम। काल्सिटोनिन का काम होता है बी टू बी, यानी कि बोन टू ब्लड, उल्टा। ये होता है फ्रॉम बोन टू ब्लड, कैल्शियम को बोन से ब्लड के अंदर लेके आना। काल्सिटोनिन का रिवर्स काम होता है, बोन से ब्लड के अंदर लेके जाना, सॉरी ब्लड से बोन के अंदर लेके जाना। ठीक है, कहां से लेके जाना? उल्ट काम होता है कि ब्लड को बोन के अंदर लेके जाना। वो कहता है नहीं यार, इसको रिवर्स करो। ठीक है, तो इसमें आपका जो पैराथायरॉइड हार्मोन है वो आपकी बोन की रिजॉर्प्शन को इंक्रीज करवा रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट वो बात करता है इंक्रीज कैल्शियम रिजॉर्प्शन फ्रॉम डिस्टल कन्वोल्यूटिव। देखिए यहाँ पे किडनी का आपका यहाँ पे फंक्शन आ रहा है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम ज्यादा है, उसकी रिजॉर्प्शन ज्यादा हो रही है, तो वो कहां से होगी बच्चों? distal convoluted tubule. That's why a very important drug which plays a very important role in this distal convoluted tubule is thiazide diuretics, because thiazide diuretics are responsible for the reabsorption of the calcium. But अगर हम लूप डायरेटिक्स की बात करें तो लूप डायरेटिक्स आर वेरी वर्स, दे आर नॉट कंप्रोमाइजिंग विद द कैल्शियम। वो कैल्शियम की हमेशा एक्सक्रीशन करवाता है, कैल्शियम को जाया करता है। लेकिन देखें हैं दोनों डायरेटिक्स,
लेकिन थायाजाइड डायरेक्टिक हमेशा कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब करेगा और लूप डायरेक्टिक हमेशा सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड पंप को पोटेशियम पंप को जो है वो आपके डिक्रीज करके कैल्शियम और मैग्नीशियम को आपकी बॉडी से जाया करवाएगा। ये मेरी बात याद रखें। और डिक्रीज फॉस्फेट रीअब्सॉर्प्शन इन द प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कि फॉस्फेट को हमारी बॉडी की जो रीअब्सॉर्प्शन है वो आपकी नहीं चाहिए, यानी कि प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से आपको फॉस्फेट को रीअब्सॉर्ब कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है और आपकी फॉस्फेट आपका यूरिन के अंदर निकल जाता है। लेकिन अगर हमारी बॉडी के अंदर फॉस्फेट ज्यादा हो तो फॉस्फेट कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाता है और फ्री कैल्शियम आपका डिक्रीज करवा देता है, तो फिर उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर हाइपोकैल्सीमिया होती है। दैट्स व्हाई फॉस्फेट को इंक्रीज वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट होना लाजमी होता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम विटामिन डी की पढ़ रहे थे वो ये है बच्चों, जो विटामिन डी है उसकी जो एक्टिवेशन है वो आपकी किडनी के अंदर हो रही होती है। ठीक है, जो आपका पैराथायरॉइड हार्मोन है बच्चों, वो आपके प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। ठीक है ना, इस एंजाइम को जो है वो आपको क्या कर रहा होता है, पैराथायरॉइड हार्मोन एक्टिवेट कर रहा होता है। अब ये एंजाइम क्या करता है, 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी को 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी के अंदर चेंज कर देता है जिसे हम कहते हैं काल्सिट्रोल। ठीक है ना, और काल्सिट्रोल आपकी क्या रिस्पॉन्सिबल होता है कैल्शियम के अंदर जो है वो आपकी क्या करवा रहा होता है, रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा होता है, किसकी, कैल्शियम की और फॉस्फेट। अगर 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 मुझे एक बात बताएं, ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, किडनी में हो रहा है। अब मुझे बताएं, अगर एक पेशेंट आपके पास सी के डी का प्रेजेंट हो आपके पास, तो मुझे बताएं क्या सी के डी के पेशेंट के अंदर आपकी जो पैराथायरॉइड हार्मोन है, जो कैल्शियम है और फॉस्फेट है, वो आपका कम होगा या ज्यादा होगा। सी के डी के पेशेंट के अंदर आपका काल्सिट्रोल ज्यादा होगा या कम होगा, नहीं। जब आपका सी के डी का पेशेंट आपके पास आएगा आपका ये इंजाइम नहीं होगा। जब ये इंजाइम नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा, तो उसकी वजह से ये इसके अंदर टू के अंदर चेंज नहीं होगा, काल्सिट्रोल आपका नहीं होगा, कैल्शियम और फॉस्फेट की इंटेस्टाइन से रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। ठीक है, और इसके रिस्पॉन्स में फिर आपकी बॉडी पैराथायरॉइड हार्मोन रिस्पॉन्स देगी कि भाईजान किडनी आपका फारिग हो चुका है, विटामिन डी ने काम करना छोड़ दिया है, अब अपना काम खुद करें, तो पैराथायरॉइड हार्मोन खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है। नेक्स्ट वो कहता है पैराथायरॉइड हार्मोन इंक्रीज सीरम कैल्शियम, यानी कि आपका जो पैराथायरॉइड हार्मोन है उसके जो लैब इफेक्ट है वो क्या है, पैराथायरॉइड हार्मोन क्या करवा रहा होता है, आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम ज्यादा, फॉस्फेट को कम, और यूरिन के अंदर फॉस्फेट ज्यादा, और यूरिन का जो CAMP पाथवे है उसको भी ज्यादा, यानी कि पैराथायरॉइड हार्मोन जो रिसेप्टर्स होते हैं वो आपकी क्या होती है, GS कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं, और वो कौन सा पाथवे यूज करते हैं, CAMP। ठीक है ना, और ओल्ड फिजियोलॉजी जो से टेस्ट होते हैं उसके अंदर जो यूरिनरी CAMP पाथवे है उसके अंदर पैराथायरॉइड हार्मोन की जो एक्टिविटी है उसको शो किया जाता था कि अगर आपकी CAMP पाथवे ज्यादा और कैल्शियम ज्यादा है तो इट शोज दैट इट इज अ मार्कर ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन, कि पैराथायरॉइड हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो रहा है। तो कैल्शियम अप, फॉस्फेट डाउन, बस ये काम होता है आपका पैराथायरॉइड का। अब ये हमने मस्कुलोस्केलेटन में पढ़ा था, ये मैंने रैंक कल शायद मारो को याद हो कि हमने पढ़ा था। आप बच्चों ने भी अगर मस्कुलोस्केलेटन के वो लेक्चर पढ़ने ना तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बच्चों ये रैंक कल ना, इसमें बड़ी सियासत चलती है। सियासत क्या चलती है, जो देखें दो सेल्स होते हैं ना हमारी बोन के अंदर, एक ब्लास्ट और एक क्लास्ट, एक ब्लास्ट और एक क्लास्ट। ब्लास्ट का मतलब बनाना, बोन का बनाना, और क्लास्ट का मतलब है काटना। वैसे हम मैं उर्दू में बता रहा हूँ, क्लास्ट काटना, ब्लास्ट बनाना। अब होता क्या है, अब रैंक एल एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है जो ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोसाइट से रिलीज होता है और ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। अब सियासत कौन करता है, ऑस्टियोब्लास्ट। रैंक एल क्या है आपका, रिसेप्टर है, एक्टिवेट ऑफ NF-κB ligand secreted by osteoblast and osteocyte bind rank receptor on osteoclast and their precursors to stimulate osteoclast and increase calcium bone reabsorption, intermittent parathyroid hormone release can stimulate bone formation। अब एक अपनी जुबान में मैं आपको समझाता हूँ, करता पता है क्या, ऑस्टियोक्लास्ट ऑस्टियोब्लास्ट। अब ये खुद जाके ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट नहीं करता। मैंने अगर किसी से कोई काम लेना है, फॉर एग्जांपल मैंने अपने एडमिन ऑफिस काम लेना है, तो मैं खुद नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं पता क्या करूंगा, मैं किसी के थ्रू, यानी कि मैं अपने टीचर के थ्रू मैं कहूंगा कि सर आप मेरा ये काम तो करवा दें। ठीक है, उसमें
जो वो काम करके देगा वो ज्यादा बेहतर करके देगा। तो ऑस्टियोब्लास्ट खुद ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट नहीं करता, बल्कि रैंक एल की मदद से ऑस्टियोक्लास्ट की जो है वो आपको ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी करवा रहा होता है। बोन फॉर्मिंग सेल रैंक एल की मदद से बोन को तोड़ना जो है वो आपको स्टार्ट कर देते हैं। तो आपका एक रैंक एल एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है जो आपका ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोसाइट से रिलीज हो रहा होता है। अब जो पैराथायरॉइड हार्मोन है वो ऑस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट करता है। पैराथायरॉइड हार्मोन ऑस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट करता है, और जब वो स्टिमुलेट करता है भी यार तू जा तू जा, तो ऑस्टियोब्लास्ट क्या करता है कि यार मैं ऐसा करता हूँ, रैंक एल को भेजता हूँ और ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिवेशन करवा देता हूँ। ठीक है। आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो ऑस्टियोसाइट आपके मेच्योर बोन सेल्स होते हैं। मेच्योर बोन सेल्स एक होते हैं मेच्योर फॉर्मिंग सेल, तो ऑस्टियोब्लास्ट के साथ ऑस्टियोसाइट्स भी होता है। अब ये क्या कर रहे होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट के एक्टिवेट करवा देते हैं। तो जब पैराथायरॉइड हार्मोन डायरेक्टली ऑस्टियो जो क्लास्ट है उसके ऊपर काम तो नहीं करता, तो ऑस्टियोब्लास्ट को हुक्म देता है यार तू जा। ऑस्टियोब्लास्ट कहता है यार मैं नहीं जा रहा, मुझे तो डर लग रहा है, मैं रैंक एल को भेज देता हूँ। रैंक एल क्या करता है, वो फने खां बन के जो है वो ऑस्टियोक्लास्ट के ऊपर जाता है और ऑस्टियोक्लास्ट की जो है एक्टिविटी करवा देता है। अब मुझे बताएं, जब ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी होती है, ऑस्टियोक्लास्ट से आपकी जो बोन्स है वो टूटना स्टार्ट कर देती हैं। आपकी टूटना स्टार्ट कर देती है, जैसे ही वो टूटेंगी तो आपकी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम है वो ज्यादा हो जाएगा। साधारण सी बात है, बोन के अंदर तो कैल्शियम है ना। तो जब ओस्टियोक्लास्ट की फॉर्मेशन होगी, उसकी एक्टिवेशन इंक्रीज होगी, तो उसकी वजह से आपकी जो बॉडी के अंदर जो कैल्शियम है वो या बोन की रिजॉर्प्शन है वो आपकी ज्यादा हो जाएगी। कैल्शियम या बोन की जो रिजॉर्प्शन है, बोन का टूटने का जो अमल है वो ज्यादा हो जाएगा। तो जब कैल्शियम रिलीज होगा तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम की अमाउंट है वो ज्यादा हो जाएगी। अब क्लिनिकली कोरिलेट करते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये तो नॉर्मल मैकेनिज्म आप देख लिया ना, लेकिन अगर प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म है और उसके अंदर क्रोनिक पीटीएच ज्यादा है, यानी कि आपका प्राइमरी के अंदर आपका पीटीएच ज्यादा होता है ना, अब पैराथायराइड हार्मोन जब ज्यादा होता है वो फिर बोन को तोड़ना स्टार्ट कर देता है। दैट्स व्हाई हाइपर पैराथायराइडिज्म में जब आपका पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा होता है, जब पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा होता है वो ओस्टियोब्लास्ट को भी ज्यादा हुक्म देता है, ओस्टियोब्लास्ट रैंगल को भी ज्यादा इंक्रीज करवाता है, ओस्टियोक्लास्ट भी ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई व्हेन द पेशेंट प्रेजेंट दे हैव हाइपरकैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीमिया, बोन पेन, बोन पेन बिकॉज ऑफ व्हाट, कि बोन टूट रही हैं, कैल्शियम निकल रहा है उनकी बोन से। किडनी स्टोन्स वेरी इंपॉर्टेंट, किडनी स्टोन्स कौन से, कैल्शियम, कैल्शियम स्टोन जो से होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। इसके अलावा abdominal सिम्टम्स, लेकिन इसके अंदर एक कमाल का निमोनिक आता है विच इज इन प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म, विच इज स्टोन्स, बोन्स, ग्रोन्स एंड साइकेट्रिक ओवरटोन्स। ये निमोनिक सहारा आता है, स्टोन, बोन्स, ग्रोन्स एंड स्कैटिक ओवरटोन, जो आपने किस में देखना होता है, प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म में, जिसमें कैल्शियम पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा, ओस्टियोब्लास्ट ज्यादा, रैंकल रिसेप्टर ज्यादा और ओस्टियोक्लास्ट भी ज्यादा और बोन के टूटने का अमल भी ज्यादा, जिसकी वजह से कैल्शियम ज्यादा और बोन की रिजॉर्प्शन भी ज्यादा। ठीक है बच्चों। सो पैराथायराइड हार्मोन इज अ फॉस्फेट ट्रैशिंग हार्मोन। फॉस्फेट ट्रैशिंग हार्मोन का क्या मतलब होता है कि उसने फॉस जो फॉस्फेट है उसको लिफ्ट भी नहीं करवानी होती, उसको वेस्ट करना होता है, सिंपल। Parathyroid hormone related peptide functions like parathyroid hormone and is commonly increased in the malignancy. पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड एक पेप्टाइड है जो आपका पैराथायराइड हार्मोन जैसा इफेक्ट कर रहा होता है, यानी कि उसके रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर रहा होता है। उसका काम भी होता है कि कैल्शियम को इंक्रीज करना और फॉस्फेट को डिक्रीज करना। मैलिग्नेंसी के अंदर आपको हाइपरकैल्सीमिया देखने को मिल रहा होता है एंड इज कॉमनली इंक्रीज इन मैलिग्नेंसी के किडनी कैंसर होते हैं, कुछ कैंसर होते हैं जिसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, जिसके अंदर आपका स्पेसिफिकली आपने कई बार पढ़ा होगा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग्स, ये शायद आपने पढ़ा हो, या रीनल सेल कार्सिनोमा, या फिर आपने ब्रेस्ट कैंसर के अंदर शायद पढ़ा हो। इनके अंदर हमेशा आपके जो पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड है वो इंक्रीज हो जाते हैं और आपके कैल्शियम को हाई कर देते हैं, फॉस्फेट को डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है। ये आपकी क्या होगी, आपकी जनाब कैल्शियम की जो है वो आपकी पूरी फंक्शंस और उनका जो है वो पूरा मैकेनिज्म हो गया। अब पढ़ते हैं कि उसकी रेगुलेशन कैसे होती है। ठीक है। सिंपल इज दैट, रेगुलेशन का मतलब है कि कब ज्यादा होना। पहला पहला वो कहता है कि डिक्रीज कैल्शियम तो पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा। सिंपल सी बात है, अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम कम है तो पैराथायराइड हार्मोन जो मर्जी करे उसका काम है कैल्शियम को इंक्रीज करना, जो मर्जी करे, जैसे वो बोन को तोड़ रहा है तो कैल्शियम को ज्यादा कर रहा है, सिंपल इज दैट। ठीक है। क्रोनिक किडनी डिजीज के अंदर, क्रोनिक किडनी डिजीज के अंदर जब आपके फॉस्फेट की एक्सक्रीशन क्या कहते हैं अपना जो
मतलब आपकी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही तो उसकी वजह से पैराथायरॉयड हार्मोन आपका रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, या किसी कोई और कॉमन सी कंडीशन हो जिसके अंदर आपके जो चीफ सेल्स होते हैं वो आपके इंक्रीज होते हैं और आपके कैल्शियम को डिटेक्ट करते हैं। इंक्रीज कैल्शियम फॉस्फेट, इंक्रीज पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज। क्रोनिक किडनी डिजीज के अंदर जब आपके फॉस्फेट रिलीज नहीं होगा क्योंकि किडनी काम ही नहीं कर रहा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आपका काम ही नहीं कर रहा, तो जब वो काम नहीं करेगा, फॉस्फेट हमारी किडनी से रिलीज नहीं हो रहा होगा, उसके रिस्पॉन्स में भी आपका पैराथायरॉयड हार्मोन क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है ना। और हाई फॉस्फेट जो है वो बॉडी के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, क्योंकि अगर फॉस्फेट ज्यादा होगा वो आपका कैल्शियम के साथ भी जो है वो ज्यादा से ज्यादा बाइंड करेगा और कैल्शियम को जो है वो कम करवा देता है। ठीक है ना। तो वो कैल्शियम का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब कर देता है, तो वो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज हो जाता है। अच्छा, ये एक बड़े बड़े इंपॉर्टेंट सी फाइंडिंग है। अगर मैग्नीशियम कम है, माइल्ड मैग्नीशियम है, माइल्ड मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है, तो पैराथायरॉयड हार्मोन की सिक्रीशन ज्यादा होती है। यानी कि बॉडी है वो मैग्नीशियम को भी कैल्शियम की रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट, याद रखें एक चीज याद रखें, पैराथायरॉयड हार्मोन की रेगुलेशन के लिए मैग्नीशियम सबसे इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम स्टार्ट करता है, गाड़ी बगैर चाबी के स्टार्ट नहीं हो सकती, ऐसे ही मैग्नीशियम के थ्रू पैराथायरॉयड हार्मोन स्टार्ट नहीं हो सकता। लेकिन वो कहता है अगर सीवियर डेफिशिएंसी हो जाए तो पैराथायरॉयड हार्मोन कम हो जाता है। माइल्ड के अंदर पैराथायरॉयड हार्मोन की सिक्रीशन क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ठीक है ना, कि कैल्शियम की रेगुलेशन के साथ सेंस कर रहा होता है। लेकिन जब सीवियर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होगी तो पैराडॉक्सिकली पैराथायरॉयड हार्मोन डिक्रीज कर जाएगा। व्हाई? बिकॉज सीवियर हाइपोमैग्नीसीमिया लीड्स टू हाइपोकैल्सीमिया। बिकॉज आपकी सवेर में आपका पैराथायरॉयड हार्मोन एक्टिवेट नहीं होते, इम्पेयर्ड हो जाते हैं, उनसे कैल्शियम वो रिलीज नहीं कर पाता, उसको फंक्शन परफॉर्म नहीं करने देता। ठीक है। तो अगर कोई पेशेंट अगर आपके पास प्रेजेंट करता है और उस पेशेंट के अंदर हाइपोकैल्सीमिया है, और हाइपोकैल्सीमिया है, आपने उसको कैल्शियम दे दिया, डिस्पाइट ऑफ गिविंग द कैल्शियम, जो पेशेंट है उसके अंदर फिर भी जो कैल्शियम है उसकी मिकदार कम हो, तो आपने सबसे पहले मैग्नीशियम चेक करना, क्योंकि मैग्नीशियम पैराथायरॉयड हार्मोन को इसका काम करने नहीं देता। कॉमन कॉज ऑफ डिक्रीज मैग्नीशियम इंक्लूड्स डायरिया, यानी कि मैग्नीशियम के कम होने से आपकी बॉडी के अंदर क्या हो सकता है, यानी कि अगर जेटी है उसके अंदर लॉस हो सकता है मैग्नीशियम का डायरिया के थ्रू। अमीनोग्लाइकोसाइड्स के अंदर आपके नेफ्रोटिक एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं जो किडनी से मैग्नीशियम को वेस्ट कर रही होती हैं। डायरेटिक्स, आपकी जो लूप या थायराइड डायरेटिक्स हैं जो आपके मैग्नीशियम को लूज कर रही होती हैं, और मैग्नीशियम को लूज कैसे कर रही होती हैं, बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंट, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, अल्कोहल की वजह से या पोर इनटेक की वजह से आपका जो रीनल आईजेट आपको लॉस देखने को मिल रहा होता है। तो याद रखें दैट योर कैल्शियम is the main regulator of parathyroid hormone release, पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज। अगर हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम ज्यादा है तो पैराथायरॉयड हार्मोन कम, कैल्शियम कम तो पैराथायरॉयड हार्मोन कम। ठीक है। और इस इमेज के अंदर जो है वो आपने याद सारा पढ़ लिया है, फिर भी मैं आपको एक दफा सिर्फ इमेज को बता देता हूँ। ये बहुत से जाते हैं, इस आयोनाइज्ड कैल्शियम फॉस्फेट ज्यादा 125 हाइड्रोक्सी, वो आपकी कम, आपको पैराथायरॉयड हार्मोन को सिग्नल मिलेगा। पैराथायरॉयड हार्मोन जो सिग्नल करेगा तो पैराथायरॉयड हार्मोन इस सर्कुलेशन में आपको रिलीज होता है। जब वो रिलीज होगा तो पैराथायरॉयड हार्मोन जब रिलीज होता है तो वो आपके आयनाइज कैल्शियम जो है वो आपका क्या होता है, लो होता है, हाई होता है। जो विटामिन डी है वो आपका कम होता है, तो वो आपके पैराथायरॉयड हार्मोन के ऊपर एक्ट करेगा। जब पैराथायरॉयड हार्मोन के ऊपर एक्ट करेगा तो वो बॉडी के थ्रू पैराथायरॉयड हार्मोन यानी कि किडनी और बोन्स की तरफ जाएगा। किस तरफ जाएगा? बोन्स, और यानी कि पैराथायरॉयड रिलीज हुआ वो कहाँ गया, रीनल ट्यूबुलर सेल। साथ साथ पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा बोन के ऊपर और आपके इंटेस्टाइन जो आपके विटामिन डी के रोल प्ले कर रहे हैं। अब रीनल ट्यूबुलर सेल्स के अंदर वो क्या करवा रहा है, किडनी, पैराथायरॉयड मेजर टारगेट है तो किडनी के अंदर वो क्या करवाता है, कैल्शियम की जो रीअब्जॉर्प्शन है करवा देगा, फॉस्फेट को एक्सक्रीट करवा देगा, बाहर निकाल देगा। ठीक है। यूरिक के अंदर कैल्शियम को कम जाने देगा, फॉस्फेट को ज्यादा जाने देगा, और आप जो विटामिन डी के एक्टिव फॉर्म है उसको क्या कर देगा, यानी कि वन अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की एक्टिविटी करवा देगा, जिसकी वजह से विटामिन डी थ्री। ठीक है। और हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट, और अगर हमारी बॉडी के अंदर जब ज्यादा हो जाते हैं तो क्या नेगेटिव फीडबैक दे देता है कि भाई अब मेरी अपना प्लीज पैराथायरॉयड हार्मोन कम हो जाए, ताकि जो सब आपको क्या हो। अब ठीक है ये बच्चों, ये कंट्रोल ज्यादा होता है पैराथायरॉयड हार्मोन कम हो जाती है, तो इसमें भी आपको क्या होता है कि जब पैराथायरॉयड हार्मोन ज्यादा होगा
को एक्टिवेट करवाएगा। 25 जो होता है वो 1 अल्फा डॉक्टरेज की मदद से विटामिन डी थ्री का क्योर होता है। विटामिन डी थ्री आपकी बोन से जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट की कमी करवा रहा होता है, साथ साथ आपकी इंटेस्टाइन, जिसकी वजह से आपकी कैल्शियम फॉस्फेट दोनों एक बात याद रखिए, और फॉस्फेट इंटेस्टाइन और बोन्स में आपके ब्लड ज्यादा होंगे। फिर याद रखें कैल्शियम और बोन्स में इंटेस्टाइन में कैल्शियम और फॉस्फेट ज्यादा होंगे, बट फॉस्फेट की एक्सक्रीशन होती है, कैल्शियम की सिर्फ इंक्रीज होती है प्रोडक्शन। ठीक है, सारा कुछ ब्लड के अंदर आती है, तो उसने ब्लड से किडनी की तरफ आना है, तो किडनी के अंदर डिसाइड होना है कि फॉस्फेट को बाहर निकालना है और कैल्शियम है उसको निकालना है। ठीक है, ये सारा कहाँ पे डिसाइड हो रहा होता है आपका किडनी। अब जरा हम जरा बाइनरी क्यूब को पढ़ लेते हैं, जरा ये चीज़ क्या है। हर हर का पैटर्न क्या है, अब रिलीज हो रहा है हाई टेम्परेचर, दो सिर्फ हाई यूरेनियम हमें हाई यूरेनियम, ठीक है, ये दो सिर्फ कैल्शियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलेटर। अच्छा ये ना, मैं मैंने जितनी दफा भी टूवर्ड द मैंने एमएड किया इसके अंदर मैं हमेशा ये हमेशा, ठीक है, हमेशा इस चीज के भूलने से मुझे जो है वो सबसे ज्यादा जो सो आवाज ठीक करो, आवाज ठीक आ रही है। तो लो कैल्शियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलस ऑफ द पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज, हार्मोन रिलीज पेप्टाइड फ्रॉम द मेलिग्नेंसी मिमिक कर रहा है पैराथायरॉयड हार्मोन का फंक्शन और खास कर यहाँ पर लो, ठीक है, लो रियल पैराथायरॉयड। लेकिन आप आवाज ठीक आ रही है मुझे। हेलो, आवाज आ रही आ रही है। बहुत कम आ रही है, आवाज सही नहीं आ रही। कट कट के आ रही है, बहुत कम हो जाती है, कभी डिम हो जाती है। अच्छा बच्चों देखें, हमारे ये जो क्लूज थे कि पैराथायरॉयड हार्मोन के पैटर्न क्या होते हैं, और ये आपके क्या है, आपके एनआरए क्लूज हैं, यानी कि जो आपके ट्रैप्स हैं। ठीक है, अब एमसीयूज करते हैं, वो कहते हैं पेशेंट विद स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग डेवलप कंफ्यूजन, कॉन्स्टिपेशन एंड हाई कैल्शियम। कंफ्यूजन, कॉन्स्टिपेशन, हाई कैल्शियम, पैराथायरॉयड हार्मोन इज लो, विच मीडिएटर इज मोस्ट लाइकली एलिवेटेड। अब आप कहेंगे यार ये कैसे क्वेश्चन है। आपने सबसे पहले देखना है, मैंने आपको बताया कार्सिनोमा ऑफ द लंग्स। किसी भी मलेग्नेंसी की सूरत में जो आपका पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड है वो आपका ज्यादा होता है, जो आपके कैल्शियम को जो है वो आपका रोल प्ले कर रहा होता है और फास्फेट को कम कर रहा होता है। तो आपका क्या ऑप्शन होगा, पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहता है कि पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज बोन रिजॉर्प्शन बाय स्टिमुलेटिंग ओस्टियोब्लास्ट टू एक्सप्रेस विच मॉलिक्यूल्स। कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसके अंदर पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज होता है, वो कौन से होते हैं आपके, रैंक एल। और ओस्टियोब्लास्ट क्या करता है, सियासत, कि पैराथायरॉयड हार्मोन ओस्टियोब्लास्ट को कहते हैं, ओस्टियोब्लास्ट आपका रैंक एल को कहते हैं, और रैंक एल जो होता है वो आपकी ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को ज्यादा कर देता है। नेक्स्ट है बच्चों, अ पेशेंट हैज एलिवेटेड पैराथायरॉयड हार्मोन ड्यू टू क्रोनिक हाइपोकैल्सीमिया व्हिच रीनल फाइंडिंग इज एक्सपेक्टेड। अगर आपके पैराथायरॉयड हार्मोन ज्यादा है, मतलब पैराथायरॉयड हार्मोन गुस्से के अंदर ज्यादा हुआ, उसके अंदर क्रोनिक हाइपोकैल्सीमिया यानी कि मुसलसल हाइपोकैल्सीमिया, लेकिन वो कहता है किडनी का कोई ना कोई मसला है, तो क्या होगा बच्चों, आपका यूरिन फॉस्फेट ज्यादा होगा, क्योंकि कैल्शियम किडनी आपकी कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करवा रही होती है और फॉस्फेट को जो रिलीज करवा रही होती है, कम करवा रही होती है, तो दैट्स वाई ये आपका क्या होगा, पूरा निमोनिक होगा। कैल्शियम की समझ आ गई है बच्चों, ये पैराथायरॉयड हार्मोन की समझ आ गई आप दोनों को। बच्चों कोई ऐसा क्वेश्चन जो थायराइड में और पैराथायराइड में आपको मुश्किल लगा हो, आप मुझे अभी बता दें कि सर हमें ये चीज जो है वो आपकी मुश्किल लगी, ये चीज समझ नहीं आई।
बच्चों ये दोनों पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए? सर वुल्फ चेकऑफ वाला जरा थोड़ा सा दोबारा समराइज कर दें। वुल्फ चाइकोव इफेक्ट क्या होता है बच्चों? देखें यार, देखें एक नॉर्मल सा मैकेनिज्म है हमारे, हम आपने साल्ट की इनटेक ज्यादा की, फॉर एग्जाम्पल आपने फूड इनटेक की, आपने खुराक ज्यादा खा ली, ठीक है, यानी कि घर वालों ने खाना बनाया था, उसके अंदर नमक ज्यादा रख दिया, ठीक है। अब उसके अंदर जब नमक ज्यादा होगा तो वो आपका क्या है? आयोडाइड, ठीक है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो आ, हमारी साल्ट की मिकदार है वो आपकी ज्यादा होगी, ठीक है। अब देखें, जब हमारी बॉडी के अंदर आयोडाइड फॉर्म ज्यादा होगी तो हमारी, सारी बात, हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म है कि वो आयोडीन के अंदर जो सा होता है वो आपकी क्या कर रही होती है? चेंज कर रही होती है, ठीक है। अब जब वो उसको चेंज कर रही होगी तो सारी बात है, आप जितनी फूड इनटेक में या जितनी भी चीजें हैं, आयोडीन जो सा वो आपका ज्यादा होना स्टार्ट होगा हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो उसकी जो सिंथेसिस है वो आपकी ज्यादा होती रहेगी। तो वुल्फ चाइको इफेक्ट में क्या होता है कि आपकी जो आपकी बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म होता है, क्या होता है आपका? वुल्फ चाइको इफेक्ट आपका क्या होता है? नॉर्मल मैकेनिज्म होता है, ठीक है। जब जब भी हमारी बॉडी ने थॉराइड स्टोम से, थॉराइड सर्जरी से, या कोई भी ऐसी सूरत जिसमें आपका बिना मतलब के आयोडीन ज्यादा हो जाए, ठीक है, यानी कि जब भी आपकी बॉडी के अंदर एक्सेसिव आयोडीन हो जाए तो आपकी बॉडी के अंदर वुल्फ चाइको इफेक्ट टेम्परेरी तौर पे ऑर्गेनिफिकेशन को ब्लॉक कर देती है। यानी कि ये एक ऐसा समझ सिक्योरिटी गार्ड है आपकी बॉडी में। सिक्योरिटी गार्ड क्या है कि जब भी आयोडाइड आयोडीन की फॉर्म में चेंज होता है, ठीक है, तो जब आयोडाइड आयोडीन की फॉर्म के अंदर चेंज होता है यानी कि ऑक्सीडेशन होती है, तो सारी बात उसके बाद उसमें ऑर्गेनिफिकेशन होता है, यानी कि जिसके अंदर टी टी एम आई टी डी आई टी बनता है और उसके बाद बनते हैं। तो जब आयोडाइड आयोडीन के अंदर चेंज होता है और आप कॉन्टिन्यूसली अच्छा है, एक और भी बात याद रखनी, ये जो लोग ज्यादा नमक वगैरह खाते हैं ना, जो माउंटेन्स वगैरह पे होते हैं, ये पठान लोग, ये नमक का ज्यादा यूज करते हैं ना, अब उनके अंदर ये आयोडाइन जो होता है वो फॉर्म ज्यादा होती है। अब हमारी बॉडी के अंदर ये जो वुल्फ चाइको इफेक्ट है ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म होता है, ठीक है ना। अब सारी बात है, वो अब वो कहता है यार ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं अपनी बॉडी को जो सा वो आपके जो चोट से बचा लूं, ठीक है। तो जब बॉडी आयोडीन बहुत ज्यादा यूज कर रही होती है तो थायराइड ग्लैंड जो होते हैं उनको कुछ टाइम के लिए थायराइड हार्मोन जो है वो स्लो कर देता है कि आयोडाइन से आगे, यानी कि कपलिंग तो हो गई लेकिन आगे ऑर्गेनिफिकेशन ना हो, ना ही आपकी कपलिंग हो, ऑक्सीडेशन तो हो गई, ना ऑर्गेनिफिकेशन हो ना कपलिंग हो, जिसकी वजह से T3 T4 आपके ना बने। तो जब जैद आयोडीन को, जब वुल्फ चाय को इफेक्ट खुद इन दोनों चीजों को ब्लॉक कर देता है नेचुरली, हमने कोई मेडिसिन नहीं दी, कोई चीज नहीं दी, हमारी बॉडी खुद वुल्फ चाय को इफेक्ट को जो है वो ब्लॉक कर देती है, तो उसकी वजह से ना ऑर्गेनिफिकेशन होती है, ना कपलिंग होती है, ना T3 T4, ना T3 बनता है, ना T4 बनता है। हाँ, आयोडाइन फॉर्म हमें बनता है। फिर जब टेम्परेरी तौर पे ये ब्लॉक कर देता है, अमाउंट कम हो जाती है, यूरिन से रिलीज हो जाती है, बॉडी के अंदर वो चीज यूज टू हो जाती है, तब जाके फिर वो हमारी वुल्फ चाय को इफेक्ट वहां से हटता है और आपकी बॉडी के अंदर दोबारा से ऑर्गेनिफिकेशन और आपकी जो कपलिंग है वो आगे से होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल थॉराइड स्टॉर्म के अंदर या थॉराइड सर्जरी से पहले जो डॉक्टर हैं वो आपको आयोडीन लाजमी देते हैं, यानी कि अगर थॉराइड स्टॉर्म में या थॉराइड सर्जरी के अंदर आप आयोडीन देना होता है, ठीक है ना, ताकि जो थॉराइड हार्मोन है उसकी रिलीज क्या हो, कम हो सके, ठीक है। वुल्फ बिकॉज ऑफ वुल्फ चाइल्ड इफेक्ट उस चीज को क्या कर देता है आपका, कम कर देता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली। ये आपका एक नेचुरल मैकेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर। तो ज्यादा आयोडीन, थायराइड जो सब आपके टेम्परेरी तौर पे कम हो जाते हैं और T4 कम बन जाते हैं और बॉडी को थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाता है। यानी कि इसकी छोटी एग्जांपल ले लें, आप गाड़ी चला रही हैं, आप फॉर एग्जाम्पल पिछले 13 घंटे से या 14 घंटे से गाड़ी चला रही हैं, ठीक है। अब उस 13-14 घंटे के अंदर आपको आराम की जरूरत है या नहीं है ना। तो दैट्स वाई उस आराम के लिए हमारी बॉडी को भी आराम की जरूरत होती है। जब हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन ज्यादा हो जाता है तो हमारी वुल्फ चाय को इफेक्ट होती है यार कि चलो अब थोड़ा आराम कर लिया जाए, तो वो ऑर्गेनिफिकेशन और कपलिंग को जो है वो ब्रेक लगा देती है और फिर जब ठंडी हो जाती है, हर मामला ठंडा हो जाता है, तो फिर वो दोबारा स्टार्ट कर देता है। ये आपका वुल्फ चाय को इफेक्ट होता है। समझ आई? यस सर। हाँ बच्चों, समझ आ गई? यस सर। अच्छा, जॉट बेस्ड भी होती है, वो हम आगे जाके पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं जी कैल्शियम हेमोस्टेसिस की।
अभी हम पढ़ रहे थे फ्री क्या होती है, आयोनाइज क्या होती है, वो सारा हमें इसमें पता चल जाएगा। बच्चों याद रखें, कैल्शियम हेमोस्टेसिस का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल है वो किस किस चीज मतलब अच्छा, ये जो वाहिद टॉपिक है जिसके अंदर से एक एमसीक्यूज कंफर्म आते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी, अगर आपको ये टॉपिक आता है ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कौन सी बाइंडिंग्स या कौन सी जो बॉडी की कंडीशन है उसके अंदर कौन सी कंडीशन चल रही है बॉडी की। अब देखिए, बॉडी को कैल्शियम जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसके लिए, किसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैल्शियम? हमारी बॉडी की मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है, नर्व की कंडक्शन के लिए, बोन की मिनरलाइजेशन के लिए, ब्लड की क्लॉटिंग के लिए, हार्मोन की सिक्रीशन के लिए, एंजाइम की एक्टिविटी के लिए, इन सारी चीजों के लिए आपका कैल्शियम जरूरी होता है। ठीक है। और ब्लड जो होता है, ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है वो बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म या आयनाइज्ड या फ्री फॉर्म के अंदर हो रहा होता है। किसके अंदर? आयनाइज्ड, एक्टिव या फ्री फॉर्म के अंदर होता है। अब पहले पहले वो बात करता है प्लाज्मा कैल्शियम एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म्स, यानी कि ब्लड या प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम तीन 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 फॉर्म्स के अंदर होता है। एक आयनाइज्ड या फ्री, बाउंड टू एल्बुमिन या बाउंड टू आयनाइज। आयनाइज या फ्री का क्या मतलब होता है? ये 45% जो सबसे ज्यादा होती है। अब सबसे ज्यादा आपकी क्या होती है? एक्टिव फॉर्म, जिसे हम कहते हैं फ्री फॉर्म। अब बायोलॉजिकली एक्टिव कैल्शियम का मतलब होता है कि ये आपका नर्व, मसल, पैराथायरॉयड हार्मोन, कोगुलेशन, कार्डियक फंक्शन, इन सारों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। तो सिम्टम्स में अगर आपको शो करे हाइपोकैल्सीमिया, तो मोस्टली आपको जो ये आयोनाइज्ड या फ्री कैल्शियम होता है उसकी वजह से हो रहा होता है। ठीक है। ये जो 45% है ना, ये आपकी बॉडी के अंदर यूज आ रहे होते हैं। बात है सीधी। दो फॉर्म्स मैंने आपको बताया था, एक फ्री फॉर्म, एक बाउंड फॉर्म। मैं इस टाइम सिंगल हूं, इसका मतलब क्या है कि मैं क्या हूं? फ्री। ठीक है ना। कोई और बंदा मेरी फॉर एग्जाम्पल शादी हो जाए तो उसका क्या मतलब होता है कि मैं क्या हो गया हूं? बाउंड हो गया हूं किसी के साथ। ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर हमने क्या याद रखना है कि दैट जो कैल्शियम है वो दो कंडीशंस में हमारी बॉडी के अंदर होता है, एक फ्री के अंदर होता है और एक बाउंड स्टेट के अंदर होता है। ठीक है। तो बाउंड टू द एल्बुमिन एंड बाउंड टू द एनाइंस, यानी कि जो कैल्शियम है वो आपका किसके साथ बाइंड कर रहा होता है? एल्बुमिन के साथ 40% और 15% आपका किसके तो। लेकिन जो फ्री फॉर्म होती है वो आपकी कितनी होती है बच्चों? 45%, जो आपकी बॉडी के अंदर रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है। तो एल्बुमिन के साथ, यानी कैल्शियम का जो लार्ज प्रोटीन है, तो वो एल्बुमिन के साथ बाउंड कर रहा होता है, जिसे हम एल्बुमिन बाउंड टू कैल्शियम रेशो कह रहे होते हैं। ठीक है। अगर हमारी बॉडी के अंदर लो एल्बुमिन है तो टोटल कैल्शियम भी कम होगा। ठीक है ना। तो लेकिन आयोनाइज कैल्शियम आपका जो है वो आपका नॉर्मल रहता है, क्योंकि ये आपका फ्री कैल्शियम है जो आपकी बॉडी को मिला होता है। और बाउंड टू आयोनाइंस क्या होता है वो हम आगे जाके पढ़ते हैं कि जो कैल्शियम है वो आपके आयोनाइंस के साथ अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके फॉस्फेट, सिट्रेट, बाइकार्बोनेट, ये लिख लें। फॉस्फेट, सिट्रेट और बाइकार्बोनेट, ये आपके क्या होते हैं? जो आयोनाइंस के साथ क्या होते हैं? बाइंड होते हैं। वो कहता है जो काम की चीज है, आयनाइज या फ्री कैल्शियम इज प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ, सिंपल सी बात है, वो दोनों चीजें तो बाउंड है, उसको तो छोड़ दें। लेकिन वो कहता है कि आयनाइज फ्री कैल्शियम जो है वो आपके क्या प्राइमरी रेगुलेटर है, यानी पैराथायरॉयड हार्मोन के अंदर आपके जो ये 45% जो आपके कैल्शियम फ्री घूम रहे होते हैं, इन्होंने हमारी बॉडी के अंदर जो है वो काम करना होता है, जो पैराथायरॉयड हार्मोन की जो इंक्रीज या डिक्रीज का काम कर रहे होते हैं। ठीक है। अगर हमारी बॉडी के अंदर आयोनाइज कैल्शियम यानी कि फ्री कैल्शियम ज्यादा है, ठीक है, तो पैराथायरॉयड हार्मोन जब इंक्रीज होगा, ज्यादा है तो पैराथायरॉयड हार्मोन डिक्रीज, अगर कम है तो पैराथायरॉयड हार्मोन डिक्रीज इंक्रीज। ठीक है। तो याद रखें, आयोनाइज्ड अगर कैल्शियम कम है तो पैराथायरॉयड हार्मोन उसके रिस्पांस में क्या होगा? ज्यादा। भाई पैराथायरॉयड हार्मोन है तो काम करवाने के कैल्शियम ज्यादा। अगर आयोनाइज्ड जो कैल्शियम है वो आपका क्या हो? इंक्रीज, तो उसके रिस्पांस में आपका जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो आपको क्या होगा? डिक्रीज। सिंपल इज दैट। चेंजेस इन पीएच अल्टर पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रेशन, यानी कि अगर पीएच एल्बुमिन कैल्शियम जो बाइंडिंग है उससे जो है वो चेंज कर रहा होता है, यानी कि अगर आपकी जो पीएच है उसकी चेंज से जो आपका फ्री फॉर्म ऑफ कैल्शियम है वो आपका चेंज होता रहता है। ठीक है। और जो आपका आयोनाइज कैल्शियम है, ये जो आपका फ्री कैल्शियम है, वो आपका पैराथायरॉयड हार्मोन को रेगुलेट कर रहा होता है। वेयर एज चेंज इन एल्बुमिन कंसंट्रेट डू नॉट, यानी कि अगर पीएच को चेंज करना है ना, तो उसके अंदर आपकी जो पैराथायरॉयड हार्मोन एक्सक्रीशन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है।
लेकिन एल्बुमिन के साथ या उसके कंसंट्रेशन के साथ कोई वास्ता नहीं होता, यानी कि एल्बुमिन के कंसंट्रेशन का कैल्शियम के साथ कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है ना। एल्बुमिन कर रहा होता है, लेकिन जो आपका आयोनाइज्ड कैल्शियम है वो आपका डायरेक्टली इतना इफेक्ट नहीं कर पाता। इसलिए जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो आपका मोस्टली क्या होते हैं, आयोनाइज्ड कैल्शियम को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, एल्बुमिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते। इसलिए पैराथायरॉयड हार्मोन तब रिलीज होता है जब आपका कैल्शियम रिलीज होता है, एल्बुमिन से उसका कोई वास्ता नहीं होता। उसका सिर्फ और सिर्फ वास्ता कब होता है, कैल्शियम के साथ। अब यहाँ पे जंग यहाँ पे छिड़ती है। क्या जंग? वो कहता है कैल्शियम कंपीट्स विद हाइड्रोजन टू बाइंड टू एल्बुमिन, इंक्रीज पीएच, लेस H प्लस, एल्बुमिन बाइंड्स मोर। वो कहता है जब एल्बुमिन जो है उसके ऊपर, एल्बुमिन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब नेगेटिव बाइंडिंग साइड्स जो है वो रखता है। H प्लस और कैल्शियम जो है वो क्या होते हैं, दोनों जो एल्बुमिन बाइंडिंग के लिए जो है वो आपके कंपीट कर रहे होते हैं, यानी कि H प्लस और कैल्शियम, इन दोनों ने एल्बुमिन के साथ क्या करना होता है, बाइंड करना होता है। अब जंग यहाँ पे ये छिड़ती है, अगर H प्लस ज्यादा है, अगर H प्लस ज्यादा है, उसके रिस्पॉन्स के अंदर जो H प्लस है वो आपका एल्बुमिन के साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा, एल्बुमिन के साथ बाइंड करेगा, और आपका जो कैल्शियम है वो आपको क्या रहेगा, फ्री। तो बाइंड किसके साथ हो गया, H प्लस का कैल्शियम के साथ बाइंड हो गया, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ, जब आपका H प्लस एल्बुमिन के साथ बाइंड किया तो उसकी वजह से क्या हुआ, आपकी पीएच इंक्रीज होगी। पीएच कैसे इंक्रीज होगी, H प्लस ने जब इसके साथ बाइंड कर लिया तो सारी बात है, बॉडी के अंदर पीएच हाई होने की वजह से क्या होता है, अल्कलीमिया। अल्कलीमिया क्या होता है, जब आपका H प्लस क्या हो, कम हो जाए, और बाइकार्बोनेट हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाए। तो H प्लस जब कैल्शियम के साथ यानी कि आपका जो एल्बुमिन के साथ बाइंड कर लेगा तो वो तो अटैच हो गया, ठीक है, वो तो किसी और के साथ चला गया और कैल्शियम ज्यादा हो गया, तो अल्कलीमिया की कंडीशन होगी। लेकिन अगर वो बात करता है कि कैल्शियम डिक्रीज आयोनाइज्ड कैल्शियम, यानी कि अगर एल्बुमिन बाइंड करता है मोर विद कैल्शियम, अगर एल्बुमिन बाइंड करता है मोर विद कैल्शियम, कैल्शियम बाइंड विद एल्बुमिन, अगर ये दोनों चीजें जो सब आपकी क्या हो रही हो, कंबाइन हो रही हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, तो इस कंडीशन में आपका क्या होता है, यानी कि कैल्शियम आपका एल्बुमिन के साथ बाइंड कर रहा है, तो इसके अंदर क्या है कि आपकी जो आयोनाइज्ड कैल्शियम है वो आपके क्या हो रहे होते हैं, कम होते हैं, यानी कि फ्री कैल्शियम जो है वो आपका कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्रैम्प्स, पेन, पैरास्थीसिया और कार्पोपेडल स्पाज्म देखने को मिल रहा होता है। क्यों बच्चों, जब आपका कैल्शियम इसके साथ बाइंड कर जाएगा तो हमारी बॉडी के अंदर से जो फ्री कैल्शियम होता है वो कम हो जाएगा। अब जब फ्री कैल्शियम कम हो जाता है, जिसको आदत होती है, उसकी वजह से हमारी बॉडी को जो है वो कंपनसेट करना पड़ता है, जिसके अंदर हमें जो हाइपर वेंटिलेशन या रिस्पिरेटरी अल्कोलोसिस या पैरास्थीसिया स्पाज्म वगैरह की जो है आपको हिस्ट्री देखने को मिल रही है, यानी कि मसल क्रैम्प्स होना, टिंगलिंग होना, पैरास्थीसियाज होना, कार्पोपेडल स्पाज्म, टेटनी वगैरह, ये सारी चीजें देखने को मिल रही होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा होता है, डिक्रीज पीएच, यानी कि मोर पीएच, यानी कि जो पीएच आपकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आपका जो एसिडोसिस है वो आपको देखने को मिल रहा होता है, क्योंकि H प्लस तो आपका फ्री फॉर्म में घूम रहा होता है ना, क्योंकि कैल्शियम बाइंड कर चुका है। पहले H प्लस ने बाइंड किया तो अल्कलीमिया हो गया, अब H प्लस जो है वो फ्री है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, एसिडोसिस आपको जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है, ये जिसे एसिडीमिया भी कहते हैं। एल्बुमिन बाइंड्स लेस कैल्शियम एंड इंक्रीज आयोडाइज्ड कैल्शियम और डिक्रीज पैराथायरॉयड हार्मोन, यानी कि आपकी जो फ्री एक्टिव है कैल्शियम जो है वो आपका इंक्रीज होता है, और जो आपका पैराथायरॉयड हार्मोन है वो आपका क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो कैल्शियम हेमोस्टेसिस के अंदर आपने जो है वो इस तरीके से याद रखना है। हम इसके एमसीक्यूज देखते हैं, वो क्या कहता है कैल्शियम हेमोस्टेसिस के अंदर, कि हाइपर वेंटिलेशन कैन कॉज रिस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, लो आयोनाइज्ड कैल्शियम, प्री ओरल नमनेस एंड कार्पोपेडल स्पाज्म, हाइपोएल्बुमिया लोअर द टोटल कैल्शियम नॉट नेसेसरली आयोनाइज्ड कैल्शियम। हाइपोएल्बुमिया यानी कि एल्बुमिन के कम होने से आपका जो टोटल कैल्शियम है वो आपको कम होता है, ना कि फ्री कैल्शियम। सिम्टम्स फॉर लोज आयोनाइज्ड कैल्शियम, नॉट टोटल कैल्शियम। अब एमसीक्यूज देखें, अ यंग मैन हैज पैनिक एसोसिएटेड हाइपरवेंटिलेशन followed by perioral numbness, अभी पढ़ा के आया हूं, and carpopedal spasm, total calcium is normal, what cause the symptoms। अब टोटल कैल्शियम आप कहेंगे यार नॉर्मल है, ठीक है ना, तो
मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो हमें अफेक्ट कर रही है जिसकी वजह से हमें कार्पोरेटल स्पाज्म, मसल क्रैम्प्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं? तो वो क्या होता है बच्चों? डिक्रीज आयोनाइज्ड कैल्शियम। कि आपकी जो फ्री फॉर्म ऑफ कैल्शियम है उस वो जाके बाइंड कर चुका है, ठीक है, एल्बुमिन के साथ, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा है? अल्कोलोसिस। और H प्लस क्या होगा इसके अंदर? फ्री फॉर्म ज्यादा होगा। अब पेशेंट विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम यानी कि किडनी का मसला आ गया, हैज लो एल्बुमिन एंड लो टोटल कैल्शियम बट नो टेटनी। यानी कि जो पेशेंट है उसके अंदर जो एल्बुमिन है वो कम है, कैल्शियम है वो कम है, टोटल कैल्शियम टेटनी कम है। विच वैल्यू इज मोस्ट लाइकली प्रिजर्व? बच्चों आयोनाइज या फ्री जो कैल्शियम है वो तो अभी आपका प्रिजर्व रहेगा ना, और यही आयोनाइज कैल्शियम जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? मसल क्रैम्प्स वगैरह के लिए। तो जब आयोनाइज कैल्शियम यानी कि फ्री कैल्शियम आपके पास है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। विच कैल्शियम फंक्शन इज मेजर फिजियोलॉजिकल रिसेप्टर ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज? क्या होता है आपका जो कैल्शियम होता है आयोनाइज, वो आपका जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो आयोनाइज कैल्शियम जो सब आपका मेजर फिजियोलॉजिकल रेगुलेटर होता है आपका पैराथायरॉयड हार्मोन की रिलीज में। नेक्स्ट टॉपिक है विच इज कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन में वो क्या बात करता है बच्चे? सिंपल इज दैट, छोटा सा टॉपिक है। जिस तरह से आपके पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो आपका कैल्शियम को रिलीज करवा रहा होता है आपके ब्लड के अंदर, ज्यादा करवा रहा होता है, ऐसी जो कैल्सिटोनिन होता है वो आपका कैल्शियम ज्यादा करवा रहा होता है आपकी बोन के अंदर। सिंपल। अब कैल्सिटोनिन का सोर्स क्या है? पैराफोलिकुलर सेल्स। मैंने आपको बताया था कि फोलिकुलर्स होते हैं और पैराफोलिकुलर्स होते हैं, हमने थॉयराइड डेवलपमेंट के अंदर जो है वो पढ़ा था, ठीक है, जो आपका और पैराथायरॉयड हार्मोन के अपोजिट काम कर रहा होता है। तो थॉयराइड के अंदर जो फोलिकुलर सेल्स होते हैं, थॉयराइड हार्मोन के और पैराफोलिकुलर सेल्स जो क्या होते हैं? कैल्सिटोनिन वगैरह के होते हैं, जो क्या कर रहे होते हैं बच्चों? डिक्रीज बोन रिजॉर्प्शन, यानी कि आपकी जो बोन रिजॉर्प्शन है यानी कि ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी है, बोन को तोड़ने की एक्टिविटी है, वो क्या करवा रहे होते हैं? कम करवा रहे होते हैं। तो कैल्शियम जो है वो ब्लड को उठा के, ठीक है, जो ब्लड को बोन की रिजॉर्प्शन यानी कि बोन जब टूट रही होती है तो कैल्शियम ब्लड के अंदर आ रहा होता है, तो कैल्सिटोनिन बड़े प्यार से उस कैल्शियम को उठा के जो शायद वो आपके बोन्स के अंदर जो है वो डालना दोबारा स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ऐसे इंक्रीज कैल्शियम तो ऑस्टियोक्लास्ट कम, तो वो कैल्शियम जो है वो दोबारा आपकी बोन्स पे आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो बोन की रिजॉर्प्शन यानी बोन का टूटना कम। रेगुलेशन क्या है? इंक्रीज सीरम कैल्शियम, यानी कि ब्लड के अंदर जब भी कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा कैल्सिटोनिन आएगा, चुप करके कैल्शियम को, सीरम कैल्शियम को उठा के और दोबारा से बोन्स के अंदर जो है वो आपके डाल देगा। इंक्रीज कैल्सिटोनिन सिक्रीशन। जब आपकी ब्लड के अंदर कैल्शियम ज्यादा, वो किसी भी कंडीशन की वजह से हो, लेकिन उसकी वजह से कैल्सिटोनिन जो है आपके क्या करवा रहा होता है? आपको इंक्रीज हो जाता है, यानी कि बोन की रिजॉर्प्शन हो या किडनी की कैल्शियम की रिजॉर्प्शन कम हो रही हो, विटामिन डी की एक्टिवेशन कम हो रही हो, कोई भी ऐसी जगह, कोई भी ऐसी बीमारी, कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें सीरम कैल्शियम ज्यादा हो जाए, कैल्शियम उसके एंटी है, ठीक है, कि कैल्शियम ब्लड के अंदर आया कैसे, ठीक है। कैल्शियम अपोजिट द फंक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, नॉट इंपॉर्टेंट नॉर्मल कैल्शियम हीमोस्टेसिस। नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन है उसके अंदर जो कैल्शियम है वो रेगुलेटरी मेनली आपको किसके होता है? पैराथायरॉयड हार्मोन, विटामिन डी, किडनी, बोन, इंटेस्टाइन, ठीक है। तो उसके अंदर आपको जो कैल्सिटोनिन है वो आपका माइनर रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है, नॉर्मल कैल्शियम की रेगुलेशन के अंदर। लेकिन जो अगर वैसे ही अगर कैल्शियम जो है वो आपका जो आपका ब्लड के अंदर आता है उसके अंदर जो है वो आपका कैल्सिटोनिन इंपॉर्टेंट होता है। कैल्सिटोनिन टोन्स डाउन सीरम कैल्शियम लेवल्स एंड कीप्स इट इन द बोन्स, यानी कि कैल्शियम लेवल ज्यादा होगा सीरम के अंदर, जब कैल्शियम ज्यादा होगा कैल्सिटोनिन रिलीज होगा और बोन्स के अंदर उसको दोबारा से डाल देगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है? कैल्सिटोनिन। और कैल्सिटोनिन के ऊपर भी हमारे एनरिक्लोज और ट्रैप्स हैं, इसको आप देख लीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा। तो बात करते हैं थोराइड ट्यूमर शोज एमालाइड स्ट्रोमा, ऐसी क्वेश्चन आता है, एंड हाई सीरम कैल्शियम। अब ये एमालाइड स्ट्रोमा तो हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। अब दैट्स वाई जब क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे कहते हैं यार एमालाइड स्ट्रोमा तो हमने कैल्सिटोनिन में पूरा नहीं पढ़ा था, हमें तो पता ही नहीं एमालाइड स्ट्रोमा क्या होता है। तो याद रखें एमालाइड स्ट्रोमा विद हाई सीरम कैल्सिटोनिन, विच सेल टाइप इज द ट्यूमर ओरिजिन? तो आपने बताना है पैराफोलिकुलर सी सेल्स। नेक्स्ट बात करते हैं calcitonin lower serum calcium mainly by inhibiting which process? Osteoclast bone resorption। Osteoclast bone resorption यानी कि बोन के तोड़ने का जो होता है उसको कम कर देते हैं। अ पेशेंट डेवलप हाइपोकैल्सीमिया आफ्टर थायराइडेक्टोमी, यानी कि पेशेंट में क्या हुआ? हाइपोकैल्सीमिया हो गया थायराइड के काटने के बाद। द मोस्ट लाइकली कॉज इज एक्सीडेंटल डैमेज टू विच स्ट्रक्चर? तो आपने बताना है पैराथायराइड, क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड होता है उसके बिल्कुल पोस्टीरियर साइड पे आपके क्या पड़े होते हैं? आपके पैराथायराइड हार्मोन पड़े होते हैं। क्लियर?
नेक्स्ट आपका टॉपिक है बच्चे ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन के अंदर वो क्या कहते हैं, सोर्स मेड बाय अल्फा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज। ठीक है, आपके जो अल्फा सेल्स होते हैं उनसे जो सब आपका बन रहा होता है, और अल्फा सेल्स जो होते हैं याद रखें वो आपका क्या कर होते हैं, ग्लूकागॉन। बीटा सेल्स किसके कर होते हैं, इंसुलिन, दूसरे पेज पे पढ़ा था। और डेल्टा सेल्स सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, प्रमोट ग्लूकोजिनोलाइसिस, सारी बात है। ग्लूकोजिन का एक काम है ग्लूकोज को निकालना और बाहर फेंक देना, यानी कि ग्लूकोज को रहने ना देना। इंसुलिन तो स्टोर कर रहा होता है ना, लेकिन ग्लूकोगॉन स्टोर नहीं करता। ग्लूकोजिनोलाइसिस यानी कि ग्लूकोज को क्या कहते हैं, तोड़ना, न्यू ग्लूकोज बना के जो है वो नॉन कार्बोहाइड्रेट चेन का अमीनो एसिड, लैक्टेट, ग्लाइसरोल, उसके अंदर जो है ग्लूकोनेजोनेसिस यानी कि ग्लूकोज को तोड़ देना। ग्लूकोनेजोनेसिस यानी कि आपके जो अमीनो एसिड्स होते हैं, आपके लैक्टेट होते हैं, ग्लाइसरोल है, उसके अंदर जो लिपोलाइसिस वगैरह हम देख रहे होते हैं, या उसके अंदर जो ब्रेक डाउन करवा के नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज की हमें चाहिए, ठीक है, यानी उधार उठा के लिपोलाइसिस यानी कि फैट की ब्रेक डाउन करवाने ने उसके अंदर से जो सब आपको फ्री फैटी एसिड जो सब निकले, यानी कि ट्राइग्लिसराइड जो सब वो फ्री फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरोल से बनता है। तो फैटी एसिड से जो क्या बन रहे होते हैं आपके केटोन बॉडीज, स्पेशली आपकी फास्टिंग स्टेट के अंदर आपकी क्या यूज हो रहे होते हैं, आपके केटोन बॉडीज। और केटोन बॉडीज को सबसे ज्यादा कौन यूज कर रहा होता है, ब्रेन। याद रखें ब्रेन आपका ग्लूकोज के अलावा चलता ही नहीं। कीटो जेनेसिस जिसके अंदर आपकी कीटोन बॉडीज बन रही होती हैं। एलिवेट्स ब्लड शुगर लेवल टू मेंटेन हेमोस्टेसिस व्हेन ब्लड स्ट्रीम ग्लूकोज लेवल फेल्स टू फेल, यानी कि फास्टिंग स्टेट के अंदर। रेगुलेशन में वो क्या कहता है कि सिक्रेटेड इन रिस्पांस टू द हाइपोग्लाइसीमिया, जब भी आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज कम, ग्लूकोगॉन साहब आएंगे, स्टोर्ड फॉर्म को निकालेंगे और शू मंतर हो जाएंगे। ठीक है ना, वो कहेंगे मेरा काम ही नहीं है स्टोर करवाना। जैसे हम डैडी वो कैश, वो डैडीज कैश करे होते हैं ना, वो पता नहीं ऐश ऑन डैडीज कैश है ना, वो ऐसे ही करता है। डैडी ग्लूकोगॉन ऐश ऑन इंसुलिन कैश, ऐश कर रहा है इंसुलिन कैश के ऊपर, यानी कि जो इंसुलिन ने ग्लूकोज स्टोर करवाई होती है उसके ऊपर ऐश कर रहा होता है। इनिबिटेड बाय इंसुलिन, अब इंसुलिन जो है वो उसको इनिबिट करवा रही होती है। जब इंसुलिन हाई हो तो वो ग्लूकोज को स्टोर ही नहीं होने दे, वो निकलने ही नहीं देती बाहर, स्टोर करती है। एमालिन, एमालिन जो होता है वो आपके ग्लूकोगॉन को इनिबिट करवा देता है। और एमालिन आपके जो है वो बीटा सेल से आपके इंसुलिन को जो साथ रिलीज होकर इनिबिट करवा रहा होता है। सोमेटोस्टेटिन मैंने आपको बताया वो आपके एनालॉग्स होते हैं। और हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट के अंदर भी ग्लूकोगॉन को रिलीज होने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इसके अंदर भी जो है वो हम एमसीक्यू देख लेते हैं अगर है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर वो कहता है ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग फास्टिंग अ हार्मोन फ्रॉम पैंक्रियाटिक अल्फा सेल्स, यानी कि आपके ग्लूकागॉन इंक्रीज हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस, व्हिच हार्मोन इज रिस्पांसिबल, तो आपको क्या है ग्लूकागॉन। अ फास्टिंग पेशेंट डेवलप्स इंक्रीज केटोन बॉडी प्रोडक्शन, और केटोन बॉडीज कौन यूज कर रहा होता है ज्यादा, ब्रेन। व्हिच हार्मोन्स प्रमोट्स दिस मेटाबॉलिक शिफ्ट, तो आपने बताना होता है ग्लूकागॉन। विच कंडीशन डायरेक्टली स्टिमुलेट ग्लूकोगॉन सिक्रीशन, तो आपने बताना होता है हाइपरग्लाइसीमिया। और कौन सी ऐसी होती है जो इनिबिट कर रही होती है, तो वो आपकी कौन सी होती है, इंसुलिन, हाइपरग्लाइसीमिया, सोमैटोस्टेटिन और एमाइलिन प्लस इंसुलिन, ये आपके बीटा सेल्स। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका टॉपिक है इंसुलिन। सर इनफ नहीं है आज के लिए? यार देख लो, वैसे टाइम तो काफी हो गया क्योंकि आपकी जो थॉराइड और पैराथॉराइड है ना उसी के ऊपर ज्यादा टाइम लग गया। मेरा था कि मैं आपको यहाँ तक पढ़ा दूं, यानी कि आपके जो कॉर्टिसोल है उससे पीछे पीछे। चलो फिर कल ऐसा करते हैं कि आपके कल इंशाल्लाह इंसुलिन, ये आपका कॉर्टिसोल, ये तो आपके एंजाइम डेफिशिएंट स्थान है कॉर्टिसोल, ये कॉर्टिसोल पे बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए हर हर जैसे थॉराइड पढ़ा है डिटेल में, तो वो आपके हाइपरथॉराइड हाइपोथॉराइड में, या ग्रेव डिजीज हाशिमोटो, वो इतनी बड़ी बीमारी हैं और उसी में से क्वेश्चन आते हैं। तो उसको अगर नॉर्मली फॉर्मली कर लेते तो हमें कोई फायदा नहीं होना था उसका। पैराथायराइड हार्मोन उससे इतना आगे जाके देखने हमने पढ़ना है, प्राइमरी सेकेंडरी सूडो। तो कल फिर इंशाल्लाह पैथोलॉजी से हमने पहले पहले एंड करना है, बल्कि नहीं, हम्म, हाँ कल पैथोलॉजी से हम पहले पहले एंड कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है।
समझ आ गई आज के टॉपिक्स की अच्छे से? यस सर। ठीक है, मैं एक लेक्चर शेयर भी कर दूंगा।